हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और आज मैं आपके सामने क्या लेके आया हूं? आज मैं आपके सामने लेके आया हूं अपने टर्म 1 एग्जाम क्लास 12 के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ चैप्टर पी ब्लॉक। और पहली बात जो कि पी ब्लॉक ग्रुप 15, 16, 17, 18 अपने में दिया हुआ है। पहले इंट्रोडक्शन दे दूं मैं। पी ब्लॉक में ग्रुप 15, 16, 17, 18 अपनी क्लास 12th में दिया हुआ है। मैं आपके लिए ये नहीं कि सिर्फ पी ब्लॉक के 100 एमसीक्यू लेके आया हूं। मेरी बात सुनिएगा, मैंने ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया है कि मैं आज आपके सामने ग्रुप 15 के 100 एमसीक्यू दूंगा। मतलब 15, 16, 17, 18 जब आप मिक्स करेंगे, जब अलग अलग सीरीज में आएंगे तो आपको करीब 300 से 350 एमसीक्यू मिल जाएंगे। इससे बाहर आपके टर्म एग्जाम में कहीं नहीं जाएगा। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को मैंने यहां पे आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट बात है, ये एमसीक्यू नीट और जेई के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने सुना होगा नीट और जेई में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है वो एज इट इज एनसीईआरटी से आती है। तो चाहे आप टर्म 1 एग्जाम को फोकस होके कर रहे हो, चाहे आप नीट और जेई के हिसाब से फोकस होके कर रहे हो, आपके लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो बिना किसी देरी करे हुए निकालिए अपनी ओएमआर शीट और निकालिए अपना पेन और शुरू हो जाइए मेरे साथ जोश और जुनून के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं ग्रुप 15 का। ग्रुप 15 बेटा, जनरल इंट्रोडक्शन अगर मैं ग्रुप 15 का दूं तो ग्रुप 15 की बात करते हैं हम जब भी, ग्रुप 15 की बात जब भी हम करते हैं, इसमें आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आते हैं। पूरी कहानी इन्हीं पे बेस्ड होगी, इन्हीं के कंपाउंड पे बेस्ड होगी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अपना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किस में, कंपाउंड में नाइट्रोजन एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? नाइट्रोजन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। चलिए बात करते हैं N2H4। नाइट्रोजन को देखते हैं, नाइट्रोजन को माना X, ऐसे दो हैं तो 2X। ठीक है, अब इधर सुनिएगा, नाइट्रोजन है नॉन मेटल। नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल के पास जब भी हाइड्रोजन होता है वो किस स्टेट में पाया जाता है? +1 में पाया जाता है। तो ये हो गया +1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो ये किसके बराबर हो गया? 2x इज इक्वल टू -4। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? -2। यहां नाइट्रोजन -2 पे। चलिए यहां बात करते हैं, नाइट्रोजन को माना x, हाइड्रोजन को +1 इंटू 3, ये हो गया आपका -3। यहां पे नाइट्रोजन कितने पे है? -3 पे। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते चलना है। नाइट्रोजन को माना अपन ने x, ऐसे 3 है, 3x प्लस हाइड्रोजन को अपन ने माना +1 इज इक्वल टू 0। तो x कितना हो गया? x कितना हो गया? x कितना हो गया? ये गया इधर तो -1, ये इधर गया तो -1 डिवाइड बाय 3। यहां आ गया कितना? यहां कितना आ गया? -1/3। यहां है -1/3, या इसे मैं कह सकता हूं -0.33। और इसमें अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन को माना x अपन ने, हाइड्रोजन को माना +1 इंटू 2, ऑक्सीजन को माना -2 और हाइड्रोजन को माना अपन ने +1 इज इक्वल टू 0। तो इधर गया तो ये कितना हुआ अपना? -2 और ये -3। ये कितना आ गया अपना? x कितना आ गया? x कितना आ गया? +2, सॉरी, ये इधर गया तो +2 और ये टोटल हो गया -3। तो ये हो गया अपना कितना? -1। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कौन सी देखने मिल रही है? -0.33। दिस इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय नाइट्रोजन, इस कंपाउंड में देखने मिल रही है N3H में। कितनी? -1/3। जल्दी आइए, क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। जब कंपाउंड पे चार्ज ना हो तो E इक्वल टू के साइड कितना लगाते हैं? 0 लगाते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ाते हैं कहानी को। सबसे पहली कहानी, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बनाता है N2। नाइट्रोजन क्या बनाता है? N2। बट फास्फोरस कभी भी P2 नहीं बनाता। नाइट्रोजन आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है, लेकिन अगर इस फास्फोरस को आप देखोगे, फास्फोरस कभी P2 के फॉर्म में नहीं पाया जाता। वजह क्या है? समझिएगा वजह क्या है। अगर मैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं, तो 1s2 2s2 2p3 होता है। दूसरे नाइट्रोजन एटम का देखूं तो वो क्या होता है? 1s2 2s2 2p3 होता है।
अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये अगर इनमें पी पाई जो बॉन्डिंग होगी, पी पाई ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होगा, तो इसमें भी 2p ऑर्बिटल, इसमें भी 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल का साइज छोटा है, तो पी पाई बॉन्डिंग कैसी होती है, इसमें पी पाई बॉन्डिंग कैसी होती है, पी पाई बॉन्डिंग कैसी होती है, स्ट्रांग होती है, पी पाई बॉन्डिंग कैसी होती है, स्ट्रांग होती है। लेकिन अब अगर आप फास्फोरस के पाई बॉन्ड देखोगे, फास्फोरस के पाई बॉन्ड देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, इसमें नाइट्रोजन 3p ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन 3p ऑर्बिटल में होता है, इसमें पी पाई बॉन्डिंग कैसी होती है, वीक होती है। तो सुनना वजह क्या है, बट हाउ एवर इट कन्वर्ट्स इनटू p4, तो फास्फोरस ऐसे नहीं पाया जाता, फास्फोरस ऐसे पाया जाता है, फास्फोरस ऐसे पाया जाता है, फास्फोरस ऐसे पाया जाता है, इस फॉर्म में पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता, वो बॉन्ड कैसे हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। चलिए, तो वजह क्या है, हाउएवर इट कन्वर्ट्स इनटू p4, रीजन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन फास्फोरस एटम, गलत है, पी पाई बॉन्डिंग इज वीक, पी पाई बॉन्डिंग फास्फोरस में कैसी होती है, यस, पी पाई बॉन्डिंग फास्फोरस में कैसी होती है, वीक होती है। कैसी होती है, पी पाई बॉन्डिंग फास्फोरस में वीक होती है, यही वजह है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, p4 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में पाया जाता है। ये किस फॉर्म में पाया जाता है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में पाया जाता है। आइए जल्दी, इसमें पी पाई बॉन्डिंग 3p का साइज बड़ा होने की वजह से कैसी हो जाती है, वीक हो जाती है। जल्दी आइए, और नाइट्रोजन में पी पाई बॉन्डिंग कैसी होती है, स्ट्रांग होती है। इजी है। चलिए सर, चलिए, हर चीज एनसीईआरटी बेस्ड मैंने पकड़ी है, हर चीज एनसीईआरटी बेस्ड पकड़ी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी का ऑक्साइड है। अब मेरी बात सुनना, नाइट्रोजन का ऑक्साइड कौन सा है आपके पास है, नाइट्रोजन, ये N2O5 होना चाहिए ना, N2O5 होना चाहिए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। समझिएगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, थंब रूल है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। अब हमें देखना है कि भैया इनमें से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, इनमें से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो कॉन्सेप्ट ये होगा कि ग्रेटर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मोर द एसिडिक कैरेक्टर, मोर द एसिडिक कैरेक्टर, मोर द एसिडिक कैरेक्टर। तो फिर इस हिसाब से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैसे होंगे, सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे। चलिए जल्दी आइए, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नॉन मेटल होते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी कैसे होता है, मेटलॉइड होते हैं, बिस्मिथ कैसा होता है, मेटल होता है। ये चीज भी याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक, आंसर शुड बी N2O5, और आंसर क्या होना चाहिए, N2O5 होना चाहिए। जल्दी आइए, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं, अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन है, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप ऑफ ग्रुप 5 ग्रुप एलिमेंट्स डिक्रीज इन ऑर्डर। चलो, डिक्रीज इन ऑर्डर किस तरीके से घटेंगे इनकी बेसिक कैरेक्टर, तो ध्यान दीजिएगा। जो नाइट्रोजन है उसका हाइड्राइड, जो फॉस्फोरस है उसका हाइड्राइड, आर्सेनिक का हाइड्राइड, एंटीमनी का हाइड्राइड, और बिस्मिथ का हाइड्राइड। समझिएगा, नाइट्रोजन या अमोनिया, फॉस्फीन, फिर आर्सिन, फिर स्टबीन, फिर बिस्मथीन। नीचे जाने पे एज वी गो डाउन, नीचे जाने पे एज वी गो डाउन बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। एज वी गो डाउन बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक होती है, तो आंसर क्या होना चाहिए बेसिक कैरेक्टर की, अगर हम बात करें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, आंसर होना चाहिए ए, क्योंकि अमोनिया सबसे ज्यादा, फिर फॉस्फोरस का हाइड्राइड, फिर आर्सेनिक का, फिर एंटीमनी का। जल्दी आइए, हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं बेसिक कैरेक्टर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। नाइट्रोजन के हाइड्राइड जो होते हैं वो सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, हाइड्राइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, हाइड्राइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सा फ्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करता। फॉस्फोरस का, आर्सेनिक का, एंटीमनी का। नाइट्रोजन का पेंटाफ्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करता। द पेंटाफ्लोराइड दिस डज नॉट एग्जिस्ट, दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। वजह क्या है, वजह क्या है,
एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसीलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्या कभी आपने 2D बनते देखा है? कभी 2D बनते देखा ही नहीं होगा, 2D है कभी नहीं देखा। तो ध्यान दीजिए, जब 2D ऑर्बिटल नहीं बनता, दैट्स व्हाई, क्यों नहीं बनता 2D ऑर्बिटल? क्योंकि अगर शेल सेम है तो सब शेल 2 है तो सब शेल भी 2 ही होंगी, 2s और 2p, कभी 3 नहीं हो सकती। तो 2 शेल में 2 ही सब शेल होती हैं, 2s और 2p। 3D बनता है क्योंकि 3 शेल में 3 ही सब शेल होती हैं, 3s 3p 3D। तो भाई आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट? आंसर हो गया ए। आंसर क्या हो गया? ए। आंसर हो गया ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, विच वन हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा खासा क्वेश्चन है, विच वन हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। होता क्या है, अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करो, ठीक है, आपके पास नाइट्रोजन है, फास्फोरस, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। चलो मैंने कह दिया कि भैया आप ये मान रहे हो अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टबीन एंड बिस्मथीन। जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा तो अंडरवॉल फोर्स बढ़ता जाएगा, तो भैया बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाने चाहिए। ये ऑर्डर होना चाहिए था, ये ऑर्डर होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, और आप मेरी एक्सेप्शन की एक सीरीज आ रही है शॉर्ट्स के फॉर्म में, उसे जरूर देखिएगा, बहुत मजेदार चीजें हैं उसमें, ठीक है। तो ये जो अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया है, इसमें क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। क्योंकि देखिए ना, कभी भी हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाए, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। इस वजह से एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ये हो जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ आ जाता है। और ऑर्डर क्या हो जाता है? PH3, ASH3, NH3, SbH3 और BiH3, है ना जी। घबराना नहीं, जो एक्सेप्शन है वही हमारा क्वेश्चन है, जो एक्सेप्शन है वही एग्जामिनर का क्वेश्चन है। तो विच वन हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? आंसर क्या होगा? लोएस्ट PH3 का देखने मिलता है। अमोनिया मत लगा देना, आंसर PH3 होगा। आइए, आपका इंतजार है, जल्दी आइए। ग्रुप 15 के 100 MCQ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी 16, 17, 18 के भी जल्दी फटाफट मैं करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन इज रिलेटिवली इनएक्टिव एलिमेंट बिकॉज। आप रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन गैस को देखेंगे, आपको भी पता नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% पाई जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन 21% पाई, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होती है, फिर भी कैसी होती है? काफी इनरिएक्टिव होती है। ऐसा क्या है? It has its atom has a stable electronic configuration. It has low atomic radius. सुनते चलना। Its electronegativity is fairly high. क्या ये रीजन रिस्पॉन्सिबल है कि भैया इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? हम एटम की थोड़ी ना बात कर रहे हैं, हम तो नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो ये रीजन हो नहीं सकता। लो एटॉमिक रेडियस, क्या लो एटॉमिक रेडियस है जो इसकी इनर्टनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं सर, ये भी गलत। इट्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज हाई, ये भी गलत। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ये भी गलत। ध्यान दीजिएगा, हम कहते हैं नाइट्रोजन ऐसा होता है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है और इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ये हम देख चुके हैं। स्ट्रॉन्ग पी-पाई बॉन्डिंग पाई जाती है, स्ट्रॉन्ग पी-पाई बॉन्डिंग पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग पी-पाई बॉन्ड पाया जाता है, ये भी हम देख चुके हैं, स्ट्रॉन्ग पी-पाई बॉन्ड पाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है इसका, तो बॉन्ड एनर्जी भी इस बॉन्ड की बहुत ज्यादा हाई होगी और बॉन्ड स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा हाई होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा बॉन्ड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, तो हम ये कह सकते हैं बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इज वेरी हाई, दैट्स व्हाई इट इज इनर्ट। जब बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो हम किसी के साथ बॉन्ड कैसे बनाएंगे? किसी नए के साथ बॉन्ड बनाने के लिए पुराने वाले से बॉन्ड तोड़ना जरूरी होता है। अब आप पुराने वाले से बॉन्ड कैसे तोड़ते हो और नए वाले से बॉन्ड कैसे बनाते हो और अपने जीवन की शुरुआत करते हो, ये डिपेंड करता है। मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं, किसी और की नहीं, ठीक है। जल्दी आओ, एंजॉय, पढ़ाई एंजॉय करके पढ़ो, पढ़ना तो है, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑप्शन यू हैव, तो भैया अच्छे से एंजॉय करके पढ़ें। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट है इज नॉट करेक्ट फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए करेक्ट नहीं है। इट्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज वेरी हाई, बिल्कुल सही है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, 3 होती है। डी ऑर्बिटल आर अवेलेबल, क्या डी ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं? नहीं, डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होते, यही गलत स्टेटमेंट। इट इज अ टिपिकल नॉन मेटल, बिल्कुल सही है, नॉन मेटल। इट्स मॉलिक्यूलर साइज इज वेरी स्मॉल, बिल्कुल सही है। जल्दी आइए, सिंपल क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इस क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया कंसिस्ट ऑफ, अमोनिया है, मैं कुछ कहता ही नहीं, अमोनिया तेरा एक्वस सॉल्यूशन, अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन की बात करें हम तो ये क्या बना लेता है? NH4 पॉजिटिव बना लेता है, और क्या बना लेता है? OH निगेटिव निकाल देता है। क्या निकाल देता है? OH निगेटिव निकाल देता है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन, नहीं, अमोनिया बेसिक नेचर का होता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, NH4 पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। जल्दी आइए, अमोनिया बेसिक नेचर का है क्योंकि ये पानी के साथ रिएक्शन करके OH निगेटिव देता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज पैरामैग्नेटिक। अब आपको पैरामैग्नेटिक पता करना है, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं? अट्रैक्ट होता है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। अब आपको पता करना है कि कौन पैरामैग्नेटिक है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, तभी ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे पता करें? इलेक्ट्रॉन सम मेथड से। किससे? इलेक्ट्रॉन की सम मेथड से। इलेक्ट्रॉन सम करो, नाइट्रोजन में 7, जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8, ऑक्सीजन में 8, ये हो गया 23। देखते चलना, मैं कुछ नहीं कर रहा। नाइट्रोजन में 7 + 7 + 8 + 8, ऑक्सीजन में +8, 8 3 = 24 और 14, 24 और 14 कितना हो गया? 38 हो गया। देखते चलो, अभी मेथड समझ अपने आप ही आ जाएगी। ये 38 हो गया। N2O 7 + 7, 7 + 7 14, 14 + 8 22, ये हो गया 22। N2O5 नाइट्रोजन 7 × 2 कितना हो गया? 7 + 7 या 14 + 8 5 = 40, 40 हो गया, 40, ठीक है, ये हो गया कितना? 54। अगर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन सम मेथड में अगर इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, इवन नंबर आ रहा है मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। इसका एक्सेप्शन सिर्फ O2 और B2 हैं, O2 और B2 हैं। ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी पैरामैग्नेटिक, बोरॉन में B2 में 10 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी पैरामैग्नेटिक। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है हमें। अगर किसी को वो लेक्चर ढूंढना है तो आप जाइए मैग्नेट ब्रेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, मैं ही पढ़ाता हुआ दिखूंगा, ठीक है। अब आ गए 23 इलेक्ट्रॉन, 22 इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड होगा, 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच गया, तो इसमें क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्यों सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? क्यों सर? क्योंकि ये ऑड है, ये ऑड नंबर स्पीसीज है, ये कहलाती है इलेक्ट्रॉन सम मेथड। तो आंसर क्या होगा? NO2। जल्दी आइए, इसी वजह से NO2 ब्राउन कलर की गैस होती है, ब्राउन कलर की गैस होती है। कैसी होती है? ब्राउन कलर की, ब्राउन मुंडे मत बोल देना, ब्राउन कलर की गैस होती है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए जल्दी आइए। बढ़े आगे, बढ़ जाएं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मारो स्क्रीनशॉट खिचक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड। कौन नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड? एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है? अपन को कुछ नहीं, अपन को पानी निकालने का। एनहाइड्राइड का मतलब क्या? अपन को कुछ नहीं, अपन को पानी निकालने का। 2 मॉलिक्यूल पकड़ो नाइट्रिक एसिड के, HNO3 पकड़ लिया सर, HNO3 पकड़ लिया सर, पकड़ लिया, आपने कहा तो पकड़ लिया सर। अब अपन को कुछ नहीं, पानी निकालने का, निकाल दिया वाटर, क्या बच गया? N2O5, क्या बच गया? N2O5। तो आंसर क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड? आंसर शुड बी N2O5। क्या होगा? N2O5 होगा, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड कौन है? N2O5 है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने, अमंग NH3
PH3, ASH3, SbH3, विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? चलो एक थंब रूल बता रहा हूं, हमेशा दिमाग में सेट कर लेना। कभी भी हम हाइड्राइड की बात करेंगे ग्रुप 15 के, थंब रूल बता रहा हूं, याद रख लेना। मेरे पास है NH3, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, आर्सीन, स्टीबीन, बिस्मथीन, मेरे पास ये सब है, मेरे पास ये सब है। अब नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ छोटी, देखते चलना। फास्फोरस का साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ बड़ी। आर्सेनिक का साइज और बड़ा है, बॉन्ड लेंथ और बड़ी। स्टीबीन में एंटीमनी का साइज बड़ा, बॉन्ड लेंथ और बड़ी। बिस्मथीन में बिस्मथ का साइज बड़ा, बॉन्ड लेंथ और बढ़ गई। नीचे जैसे जैसे जाते जा रहे हो, एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती जाएगी? बॉन्ड लेंथ बढ़ी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। ठीक है, बॉन्ड की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेगा, बंध के स्थायित्व के बारे में बात करेगा। बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या? अरे भैया बॉन्ड लेंथ बढ़ी तो एनर्जी भी घटती है, स्टेबिलिटी भी घटती जाएगी, ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है। जो आसानी से हाइड्रोजन आयन दे दे वो अच्छा एसिड। इलेक्ट्रॉन एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है, एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इसमें EH बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है, तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा, एसिडिटी भी बढ़ती जाएगी। कॉन्सेप्ट एक, क्वेश्चन अनेक। दिस इज अनुराग बघेल स्पेशल, दिस इज अनुराग बघेल स्पेशल। कॉन्सेप्ट एक, क्वेश्चन अनेक, दिस इज अनुराग बघेल स्पेशल। बॉन्ड लेंथ बढ़ी तो एसिडिटी भी बढ़ती जाएगी। और लास्ट में आप देखेंगे जो हाइड्रोजन आयन आसानी से दे दे उसकी रिड्यूसिंग पावर भी कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो रिड्यूसिंग पावर भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। रिड्यूसिंग पावर भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अब पूछा यही है कि अमंग द ब्ला 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 व्हिच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी में स्टीबीन आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जल्दी आइए, मैं सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके सामने रखता हूं, लिखना आपको खुद है। अपने आप समझ जाओगे कि हाँ सर ने कैसे सॉल्व कराया। सिंपलेस्ट कर दूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सारे बच्चों की पी ब्लॉक की बहुत डिमांड थी, बहुत टाइम से सर पी ब्लॉक करा दो, सर पी ब्लॉक करा दो, सर पी ब्लॉक करा दो। ये लीजिए आपके सामने पी ब्लॉक मैंने करा दिया। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मानी या नहीं मैंने आपकी बात। जोश और जुनून बना रहना चाहिए 100 MCQ होते तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन जिंक रिएक्ट विथ, जब जिंक रिएक्ट कर रहा है वेरी डाइल्यूट, याद रखना अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है, ये तरीका फिर से बता रहा हूं, देखना एक और चीज सुन लो। अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है तो हमें मिलता है NO2। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है तो हमें मिलता है NO। एक्सेप्शन हो जाता है अपना जिंक जिसमें मिल जाता है N2O। ठीक है, इसके अलावा और वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है तो हमें मिलता है NH4NO3। तो ध्यान दीजिएगा, जब जिंक रिएक्शन करेगा वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? जिंक नाइट्रेट मिलेगा। सबसे पहले जिंक नाइट्रेट मिलेगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा? H2O मिलेगा और आपको क्या मिलेगा? NH4NO3 मिलेगा। अब क्या बोल रहा है कि सर जब जिंक रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आया? चलो देखते हैं। यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट X +1 प्लस -2 × 3 इज इक्वल टू 0 तो x हो गया 6 -1 तो x आ गया +5। यहां नाइट्रोजन था कितने पे? +5 पे। कितने पे था? +5 पे। चलो अगर +5 पे था, NH4NO3 में कन्वर्ट हो रहा है। इसको लिखने का तरीका देखना, NH4NO3 में कन्वर्ट हो रहा है। चलो NH4 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव देख लेते हैं। NO3 नेगेटिव है, मैंने इसे मान लिया -1। नाइट्रोजन को देखते हैं, नाइट्रोजन को माना x, हाइड्रोजन को मान लिया +1 × 4 इज इक्वल टू 0। तो x कितने पे गया? -1 +1 -4, x कितने पे आ गया? -3 पे आ गया। तो ध्यान दीजिएगा नाइट्रोजन कहां से कहां तक जा रहा है? +5 से कहां तक जा रहा है? -3 तक जा रहा है। आंसर शुड बी बी। आंसर कितना आना चाहिए? बी आना चाहिए। जल्दी आइए, क्लियर है? चलो आगे बढ़ाते हैं कहानी को।
ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स रिगार्डिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 इज करेक्ट। मैंने अभी आपको बताया था अगर आप थर्मल स्टेबिलिटी की बात करोगे तो भैया नाइट्रोजन अमोनिया में बॉन्ड छोटा है, फास्फोरस में बॉन्ड बड़ा हो गया, आर्सेनिक में बॉन्ड और बड़ा हो गया। आर्सेनिक में ये बॉन्ड लेंथ और बढ़ गई साइज बढ़ने की वजह से, बॉन्ड लेंथ छोटी है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो कौन सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा? ये सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा। नीचे जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी, तो आंसर क्या होना चाहिए? ए। आंसर क्या होना चाहिए? ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रिगार्डिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड MH3 ऑफ ग्रुप 15 इज करेक्ट। आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए कि थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। जल्दी आइए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और चीज जो मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन बता रहा हूं, ये एक्चुअली एनसीईआरटी में वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अगर आपका NH4NO3 बनता है, ये नहीं दिया है। डाइल्यूट के बारे में बात करी, उसने कंसंट्रेटेड के बारे में बात करी, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, मैं आपको बताते चल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी मेरे शब्दों में बसी पड़ी है। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl3R। आपको PCl3 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना है, उससे कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे देखना है। मैं कभी कुछ कहता नहीं, बस रिएक्शन लिखता हूं मेरे बच्चों, तुम्हें सब है पता मेरे बच्चों। देखना PCl3 की रिएक्शन अगर मैंने इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा तो मुझे क्या मिला? मुझे क्या मिला? 3HCl। ठीक है सर, बना दो 3HCl सर, 3HCl। इसके अलावा क्या मिला? इसके अलावा क्या मिला? इसके अलावा मुझे मिला नहीं, इसके अलावा मुझे मिला 3 हाइड्रोजन और बाकी है, H3PO3। क्या मिला? H3PO3। तो आंसर क्या होना चाहिए? मुझे मिल गया H3PO3 और क्या मिल गया? HCl। ये क्वेश्चन तो जेई में भी इसी साल आया हुआ है, 2020 में, 2021 में, इसी साल जेई में ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी ना किसी शिफ्ट में, कि अगर PCl3 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे अपन तो अपने को क्या मिलेगा? HCl मिलेगा, और कौन मिलेगा? H3PO3 मिलेगा। जल्दी नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, हीटिंग ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। आप अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म कर रहे हैं, ठीक है भैया। अमोनियम डाइक्रोमेट क्या है? NH4 होल ट्वाइस अमोनियम डाइक्रोमेट Cr2O7, दिस इज अमोनियम डाइक्रोमेट। अब आपने इसको गर्म करा, आपको क्या क्या मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपने गर्म करा आपको नाइट्रोजन गैस मिल गई, ठीक है। जैसे ही आपने गर्म करा आपको 4H2O मिल गए, 4H2O मिल गए, और आपका क्या बच गया? Cr2O3 बच गया, Cr2O3 बच गया। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है। तो हीटिंग ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? अमोनिया नहीं। अरे भैया कैसी बात करते हो, अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। चलो N2Cr2O3 और H2O, यस, आपका क्या क्या मिल रहा है? N2Cr2O3 प्लस H2O। जल्दी आइए, एनसीईआरटी का एक एक लाइन, एक एक कोना अपन कवर करते हुए चल रहे हैं, ना डरना है ना घबराना है। चलिए क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस इज लिबरेटेड बाय द थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ। अगर आपकी बात करें कि नाइट्रोजन गैस किसके थर्मल डीकंपोजिशन से लिबरेट होती है, तो ध्यान दीजिएगा, आपका अमोनियम NH4NO2 है, NH4NO2 है, इसका भी आपने थर्मल डीकंपोजिशन करा तो आपको नाइट्रोजन मिलेगा, 2H2O मिलेगा, ठीक है। आपने किसी भी एजाइड कंपाउंड का भी हाइड्रोलिसिस करा तो आपका नाइट्रोजन मिल जाएगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा। और किसी भी, याद रखना ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा जाता है, जो भी एजाइड कंपाउंड है, चाहे बेरियम अजाइड चाहे सोडियम अजाइड, एनसीईआरटी सामने रख लेना, कोई भी एजाइड कंपाउंड है, इससे मिलती है आपकी प्योर नाइट्रोजन। इससे आपकी क्या मिलती है? प्योर नाइट्रोजन, प्योर नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपको, इससे क्या मिलती है? प्योर नाइट्रोजन मिलती है। क्या मिलती है? प्योर नाइट्रोजन मिलती है। अगला है आपका अमोनियम डाइक्रोमेट। अभी मैंने आपको रिएक्शन बताई कि भैया N2 बना दो, N2 बना दो, 4H2O बना दो, 4H2O बना दो, और क्या बना दो? Cr2O3 निकाल दो। तो सारे से आप क्या बना सकते हैं? नाइट्रोजन बना सकते हैं। तो नाइट्रोजन इज लिबरेटेड बाय द थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ ऑल द कंपाउंड, बाय द थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ ऑल द कंपाउंड। चलिए चलो अगले क्वेश्चन पे बात करें, अगले क्वेश्चन पे बात करें, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिएगा, लिया स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नाइट्रोजन शो करता है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट रेंजिंग फ्रॉम, नाइट्रोजन कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? नाइट्रोजन शो करता है भैया अपना -3 से लेके +5 तक की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट को। क्या क्या बोला मैंने? -3 से +5 तक की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, -3 से +5 तक की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। जल्दी लिखिएगा, नाइट्रोजन शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट रेंजिंग फ्रॉम, एनसीईआरटी में साफ दिया है कि नाइट्रोजन -3 से +5 तक की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है अपना, विच इज न्यूट्रल ऑक्साइड। याद रखना न्यूट्रल ऑक्साइड। अब मैं थंब रूल दे रहा हूं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मैंने जैसे नाइट्रोजन नॉन मेटल, इसके सारे ऑक्साइड जैसे कौन कौन से होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड? N2O, NO, NO2, N2O3, N2O5। अब सुनना एक और चीज, इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें +2 है, इसमें चलो इसमें फिर N2O3, NO2 और N2O5, इसमें +3 है, इसमें +4 है, इसमें +5 है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। लेकिन ये जो दो ऑक्साइड है N2O और NO, ये होता है न्यूट्रल ऑक्साइड। कैसे होता है? न्यूट्रल ऑक्साइड। केमिस्ट्री में 3 ही न्यूट्रल ऑक्साइड हैं, याद रखना। ये दिस इज ऑल्सो शॉर्ट ट्रिक, दिस इज ऑल्सो शॉर्ट ट्रिक। केमिस्ट्री में 3 ही न्यूट्रल ऑक्साइड है, केमिस्ट्री में 3 ही न्यूट्रल ऑक्साइड है। कौन कौन से? N2O, NO और CO। CO, NO, N2O, याद रखना। तो क्या पूछा है? विच इज न्यूट्रल ऑक्साइड? यस, N2O इज न्यूट्रल ऑक्साइड। NO2, नो, दिस इज एसिडिक ऑक्साइड। NO, दिस इज न्यूट्रल ऑक्साइड। तो बोथ A एंड C आर न्यूट्रल ऑक्साइड। सारे कॉन्सेप्ट यहां पे हैं। बोथ N2O एंड NO आर न्यूट्रल ऑक्साइड। चलिए बढ़े आगे। बढ़ते हैं आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग शो नाइट्रोजन इन इट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। आपको बताना है नाइट्रोजन का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। चलो चेक करते हैं। N2O, अपन ने किसको चेक करा? जो दिए हैं अपने पास N2O में नाइट्रोजन होता है +1 पे। ये देखो ये 2x इंटू अरे चलो कर देता हूँ, 2x + -2 इज इक्वल टू 0। तो x हो गया 2/2 कितना आ गया? 1। कितना है नाइट्रोजन यहाँ पे? +1 पे। आप बात करेंगे NO की बात करेंगे। नाइट्रोजन को x माना, ऑक्सीजन को -2 माना, इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया? +2। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने पे है? +2 पे है। चलो आप बात करेंगे NO2 की। किसकी बात करेंगे? NO2 की। नाइट्रोजन को x, ऑक्सीजन को -2 × 4 इज इक्वल टू 0। -2 × 2 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया? +4 आ गया। चलो यहाँ नाइट्रोजन कितने पे है? +4 पे है। आप बात करेंगे NO3-1 की। NO3-1 की। नाइट्रोजन को x माना, ऑक्सीजन को -2 × 3 माना और इज इक्वल टू के साइड उधर -1 का साइन लगाया। तो x कितना हो गया? -1 + 6, x आ गया आपका +5। इसमें नाइट्रोजन है +5 पे। लास्ट कौन दिया है? अमोनियम आयन। लास्ट दिया है अमोनियम आयन। नाइट्रोजन को माना आपने x माना, ठीक है। हाइड्रोजन को +1, हाइड्रोजन को +1 जब तब मानते हैं जब वो नॉन मेटल के साथ जुड़ा हो, मेटल के साथ जुड़ा हो तो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नाइट्रोजन हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा? -1 हो जाएगा उस केस में। याद रखना ये चीज, हाइड्रोजन +1 -1 दोनों हो सकता है। मेटल के साथ है तो -1, नॉन मेटल के साथ है तो +1। 4 इज इक्वल टू +1। तो x किसके बराबर हो गया? +1 -4। x किसके बराबर हो गया? -3। सबसे कम किस में देखने मिल रहा है? NH4 पॉजिटिव में। चलो उसके बाद N2O में, ठीक है। उसके बाद NO में, फिर NO2 में, NO3-1। आंसर होना चाहिए B। आंसर होना चाहिए B। आइए, आंसर होना चाहिए B। जल्दी आइए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं कहानी को। देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि एक ब्लू सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है और एसिडिक होता है नेचर में? समझिएगा। N2O नहीं भैया, ये तो कलरलेस हो, तुम तो कलरलेस हो और न्यूट्रल हो। चलो छोड़ो, तुम्हारी बात ही नहीं करेंगे। N2O3, यस
जब आप ऑक्साइड का चार्ट देखोगे अपनी एनसीईआरटी में, ये एक ब्लू सॉलिड है, ये एक ब्लू सॉलिड है, कैसा है, ब्लू सॉलिड है, और किस फॉर्म में पाया जाता है, और एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। NO2, ये तो सीधी सी बात है, एसिडिक है लेकिन ये कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। एसिडिक है लेकिन ये कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। चलिए आंसर मिल गया अपने को, N2O3, NH4Cl की क्या बात करनी। क्लियर है, क्लियर है। सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखना जी, अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वुड फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। वैसे तो इसको ये लिखना था, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वुड फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस क्या होती थी, N2 + 3H2 कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 में, 2NH3 में। रिएक्शन कैसी होती है, रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक होती है। तो इसके लिए, एक्सोथर्मिक के लिए लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है। तो आंसर क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए। किसकी जरूरत पड़ती है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, हाई प्रेशर आएगा। इस रिएक्शन के लिए जो हैबर्स प्रोसेस है, इसके लिए लो टेम्परेचर हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है। तो आंसर क्या आएगा, हाई प्रेशर आएगा। क्लियर है। चलिए बात करते हैं अगली क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अमोनिया इज यूज्ड टू डिटेक्शन ऑफ Cu+2 आयन बिकॉज। अगर मैं Cu+2 आयन और अमोनिया की रिएक्शन करूं, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये नीट में आ चुका है, ऐसे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में एज इट इज दिया है, ठीक है। इसकी बात करूं तो मुझे मिलेगा CuNH3 और +2। ये एक डीप ब्लू कलर का कंपाउंड होता है, ये एक डीप ब्लू कलर का कंपाउंड होता है। इस तरीके से आप अमोनिया इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ Copper+2 आयन। क्यों, क्योंकि आपको एक डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा जैसे ही आप अमोनिया में डालोगे। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH3 रिएक्ट्स विद Cu+2 आयन टू फॉर्म डीप ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स। आंसर क्या होगा, ए। अगला क्या दिया, NH3 reacts with Cu+2 आयन टू गिव ब्लू प्रेसिपिटेशन ऑफ CuO। नहीं, एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा ब्लू कलर का, एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, इसीलिए पूरी रिएक्शन लिखा है मैंने। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया रिएक्ट्स विद Cu+2 आयन, व्हाइट कलर नहीं, व्हाइट कलर का नहीं, ब्लू कलर का मिलता है। NH3 रिएक्ट्स विद Cu+2 आयन टू गिव ग्रीन प्रेसिपिटेट। नहीं, आंसर क्या है, ए ही सही है। ये आंसर लिखा हुआ है आपके कि CuNH3 ही आपका डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जन। चलो ठीक है, NO + O2 2NO2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और आपको मिल रहा है N2O4। X की बात कर रहा है, X। चलो NO का कलर कैसा होता है, XYZ कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। NO का कलर कैसा होता है, NO तो होता है सर कलरलेस, NO कैसा होता है, कलरलेस होता है। ये कहानी गलत, ये कहानी गलत। NO2 अभी मैंने बताया ब्राउन कलर की गैस होती है, ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। NO2 मैंने अभी बताया कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 7 + 8 + 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 23 इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मतलब ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, ठीक है सर। Z की बात करें, जब NO2 डाइमराइज होता है तो ये क्या बनाता है, N2O4 बनाता है। देखो N2O4 बनाता है। अब देखो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, 23 इलेक्ट्रॉन थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था इसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये ब्राउन कलर भी आया, पैरामैग्नेटिक आया। टिपिकली ऑड स्पीसीज है ये, टिपिकली NO2 कैसी है, टिपिकली ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। सारे एनसीईआरटी में वर्ड दिए, ऑड इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज है। लेकिन जैसे ही आपने इसका कंपाउंड बनाया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 46 इलेक्ट्रॉन हो गए, और अब ये कलरलेस हो जाएगी और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने की वजह से इवन नंबर में कन्वर्ट हो गई और ये हो जाएगी डायामैग्नेटिक। तो XYZ के बारे में कहानी क्लियर है, जल्दी आइए। बढ़े आगे, चलो स्क्रीनशॉट मारते हुए चलना, आगे बढ़ाते हैं कहानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अ गैस X, कोई गैस X है, इज ऑब्टेन्ड, वो ऑब्टेन की जाती है व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। याद रखने का तरीका सुनना, जब भी कॉपर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, डाइल्यूट के केस में सिर्फ जिंक एक्सेप्शन होता है जहां N2O बनता है, नहीं तो डाइल्यूट के केस में हमेशा
NO गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? NO गैस निकलती है। याद रखने का तरीका, डाइल्यूट के केस में हमेशा कौन सी गैस निकलती है? NO गैस निकलती है। तो नो दिल, दिल नहीं है क्या तुम्हारे पास? दिल नहीं है तेरे पास? नो दिल। याद रखने का तरीका, NO गैस निकलती है। ठीक है, तो गैस A इज ऑब्टेन्ड व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट HNO3। कौन सी गैस निकली? NO गैस निकली। अब द गैस दस फॉर्म्ड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, ये जो NO गैस निकली अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो ब्राउन कलर की गैस देगी। ब्राउन कलर की गैस कौन सी होती है? जल्दी बताइए। ब्राउन कलर की गैस तो NO2 होती है। ब्राउन कलर की गैस मिलेगी। तो X क्या हुआ अपना? गैस X। आपको क्या मिला? आपको क्या मिल गया? ओहो सॉरी, आपको क्या मिल गया? Y मिल गया, NO2। और क्या हुआ? और जब Y को डिसॉल्व करेंगे हम वाटर में, NO2 को डिसॉल्व करोगे आप पानी में, NO2 को डिसॉल्व करोगे पानी में, आपको क्या मिल जाएगा? नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। सॉरी, NO2 को डिसॉल्व करोगे, एक स्टेप आगे चल रहा हूं मैं, पानी में, तो आपको क्या मिल जाएगा? HNO3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? HNO3 मिल जाएगा। ठीक है, तो XYZ का पता करो, पता करो, पता करो, XYZ का पता करो। NO, NO2, HNO3 पता चल गया। आंसर ए है, आंसर ए है। ना डरेंगे ना घबराएंगे, कॉन्सेप्ट आपके सामने लाते जाएंगे। अच्छा राइम हो रहा है ना? ना डरेंगे ना घबराएंगे, कॉन्सेप्ट आपके सामने लाते जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा, देखिएगा, complete the given equation. Nitric acid is dilute in first two case and concentrated in third case. चलो मैंने आपको बताया अगर कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, तो आपका क्या बनेगा? वही कॉपर नाइट्रेट तो बनना तय ही है। इसके अलावा क्या बनेगा? W। W क्या होगा? नो दिल, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। नो दिल, नो दिल, नो दिल। हमारे पास तो दिल ही नहीं है, क्या करें? चलो दूसरा, लेकिन जिंक के केस में आपको एक्सेप्शन देखने मिलता है। जिंक, जिंक जाने कहां गए तुम, जिंक एक्सेप्शन बन गए, जाने कहां। जिंक के केस में एक्सेप्शन देखने मिलता है, जाने कहां गए तुम, जिंक एक्सेप्शन बन गए, N2O निकलता है। और अगर आयोडीन की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे हम, कंसंट्रेटेड होता है, लिखा है लास्ट में कि ये कंसंट्रेटेड है, तो आपको मिलता है HiO3। HiO3 क्या मिलता है? HiO3। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? पहले केस में मिला NO, दूसरे केस में मिला N2O और तीसरे केस में मिला HiO3। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट अनेक, क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट अनेक। जल्दी आइए। और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है, हमेशा कौन सी गैस निकलती है? NO2 निकलती है। ये भी याद रख लेना, कंसंट्रेटेड के केस में कौन सी निकलती है? NO2। ठीक है, आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस की एटॉमिसिटी कैसी होती है? आपको पता है फास्फोरस P4 के फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि इसमें p-p बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। और फास्फोरस P4 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ये। ठीक है, तो एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस कितनी होगी? 4। आइए, एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस कितनी आई? 4। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट फास्फोरस। अब भी मैंने बताया व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है आपको? टेट्राहेड्रल दिखता है, टेट्राहेड्रल दिखता है। ये अब भी देखा अपन ने, व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर अपने को कैसा दिखता है? टेट्राहेड्रल दिखता है। ठीक है, जिसमें हर फास्फोरस की वैलेंसी 5 है। ये लोन पेयर देखने मिलेंगे, लोन पेयर देखने मिलेंगे, लोन पेयर देखने मिलेंगे, लोन पेयर देखने मिलेंगे। लिखते चलो, इजी हैं लेकिन पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी में दिया है कि व्हाइट फास्फोरस इज टेट्राहेड्रल इन ज्योमेट्री। बना दिए मैंने क्वेश्चन, बोला है ये क्वेश्चन नीट और जेई के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जेई मेंस और नीट में तो ऐसे ही क्वेश्चन उठा लिया जाता है। अगर हम फॉस्फीन की रिएक्शन, फॉस्फोन इज प्रिपेयर्ड बाय, अगर फॉस्फीन को प्रिपेयर करना है तो हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी? हमें
व्हाइट फॉस्फोरस, अगर मैं व्हाइट फॉस्फोरस प्लस NaOH की रिएक्शन कर दूं, NaOH की रिएक्शन कर दूं तो मुझे क्या मिलता है? फॉस्फीन मिलता है। क्या मिलता है? फॉस्फीन मिलता है। और क्या मिलता है? NaH2PO2 मिलता है। NaH2PO2 मिलता है। तो जल्दी आइए, आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए व्हाइट फॉस्फोरस और NaOH की रिएक्शन से फॉस्फीन मिलता है। तो फॉस्फीन हम कैसे पता बना सकते हैं? अगर मैं व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर दूं। किसके साथ कर दूं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर दूं। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम सिग्नल। होम सिग्नल क्या होता है? कभी सुनना, क्या होता है कि कोई शिप जा रहा है और हमें कोई डेंजर हो गया, खतरे का एहसास हो रहा है और हमें सिग्नल देना है, तो हम क्या करते हैं? हम कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, और कैल्शियम फॉस्फाइड के कंटेनर होते हैं, उनमें छेद कर करके हम डाल देते हैं, तो एक धुआं सा उठता है जिससे हमें पता चल जाता है कि कोई शिप बहुत दूर फंसा हुआ है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड का यूज होम सिग्नल, होम की स्पेलिंग याद रखना, HOME नहीं, HOLME, होम सिग्नल, इन्हें कहते हैं होम सिग्नल में यूज किया जाता है। किस किस का? कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड का। चलिए सर, सब NCERT में दिया है, बोला ना मैंने, सब कुछ आपके सामने रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। स्ट्रक्चर ऑफ PCl5, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं PCl5 का स्ट्रक्चर बनाना है तो हमेशा स्ट्रक्चर बनाने के लिए बेटा हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो। हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैं आपको बोल रहा हूं हाफ नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने जुड़े हैं? 5 जुड़े हुए हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम ग्रुप 15 का मेंबर है तो 5। कभी अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है तो हाइब्रिडाइजेशन बाय मैग्नेट ब्रेन, शॉर्ट ट्रिक डालिएगा, आपको मिल जाएगा। 5 + 5 कितना हो गया? मैंने आधे घंटे में करीब पूरे हाइब्रिडाइजेशन बता दिया। 10/2 मतलब 5 मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलो अब आप देखिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन जब भी आता है शेप आपको कैसा मिलता है? ट्राइगोनल रेगुलर ज्योमेट्री, अगर कोई लोन पेयर नहीं है, ट्राइगोनल प्लेनर बाईपिरामिडल। इसमें ध्यान दीजिएगा, इन बॉन्ड्स को हम कहते हैं, इन बॉन्ड्स को कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। इन बॉन्ड को कहते हैं, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, इन्हें कहते हैं, ओ सॉरी एक्सियल नहीं, इक्वेटोरियल बॉन्ड, इन्हें कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, जो कि छोटे होते हैं और ये फील करते हैं थोड़ा ज्यादा रिपल्शन। ये दोनों बराबर होते हैं, इनको दूसरे कलर से दिखाओ नहीं तो तुमको सभी बराबर दिखेगा। ये दोनों थोड़े और बराबर, ये दोनों बराबर होते हैं बिकॉज दे फील मोर रिपल्शन। तो भैया इनका साइज बड़ा होता है, तो एक्सियल बॉन्ड बड़े होते हैं। तो अब देखो क्या कहानी है, देख लेते हैं। PCl5 has trigonal, which of the following statement not correct पूछ रहा है। ठीक है, PCl5 की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, यस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। 3 इक्विवेलेंट PCl बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है, 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, बिल्कुल सही है। द 2 एक्सियल बॉन्ड्स आर डिफरेंट, 2 एक्सियल बॉन्ड कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। एंड लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर सफर्स मोर रिपल्शन, ये कहानी गलत हो गई। एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं वो ज्यादा रिपल्शन फील करते हैं, ना कि इक्वेटोरियल बॉन्ड। ज्यादा रिपल्शन फील करते हैं तो दूरी बढ़ गई, सही जाए ना, नहीं कुछ भी सोचते हो, दूरी बढ़ गई, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। मैंने पहले ही, मेरे मुंह से गलती से ही सारे कॉन्सेप्ट निकल गए थे, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो नॉट करेक्ट क्या है? डी है। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन की बात करें। चलो देखिएगा, अगला क्वेश्चन है व्हाई ऑल PF बॉन्ड इन PF5 आर नॉट इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्यों नहीं होते सारे PF बॉन्ड? मैंने अभी आपको सेम वैसा ही क्वेश्चन है, PCl की जगह मैंने PF5 ले लिया। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी PF5 की, सेम कहानी। PF5 हैज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। Out of 5 PF bond, 3 are equatorial which have different length than axial bond. 3 are equatorial which have different length than axial bond. सही ही कह रहा है ये। PF5 have sp3d hybridization. Out of 5 PF bond, 2 are equatorial, गलत हो गया।
Out of 5 PF bond, 2 are axial and 3 equatorial. All 5 bonds have different bond length. नहीं, सारी के सारों की डिफरेंट बॉन्ड लेंथ नहीं होती, इनकी सेम होती है और इनकी सेम होती है, 3 इक्वेटोरियल की सेम होती है और 2 एक्सियल की सेम होती है, ये भी गलत हो गया। PF5 इज मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ बॉन्ड, नहीं, चलो PF5 है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें 5 PF बॉन्ड में से 3 आर इक्वेटोरियल विच हैज डिफरेंट लेंथ देन एक्सियल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आइए, आपको सीखना है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जाएं, आपको सीखना है क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है फॉस्फोरस एसिड H3PO3, ठीक है, जो PCl3 की हीट वाटर के साथ रिएक्शन से ही बन रहा था, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से, ठीक है। फॉस्फोरस एसिड ऑन हीटिंग गिव्स फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। देखते हैं, H3PO4 दे रहा है और PH3 दे रहा है। ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है? मैं कुछ कहता नहीं, H3PO3 की बात करूं, मैंने फास्फोरस को मान लिया इसमें X, ऑक्सीडेशन स्टेट देखना, हाइड्रोजन को मान लिया +1 × 3 प्लस ऑक्सीजन को मान लिया -2 × 4 इज इक्वल टू 0। तो X कितना हो गया 8 -6, सॉरी 3 है भाई, मैं सोचूं गड़बड़ कैसे हो रहा है। यहाँ 3 है, ठीक है, तो ये गया तो 6 - 3, तो x कितना आ गया, x कितना आ गया 3, x कितना आ गया +3, यहाँ पे है +3, फॉस्फोरस है +3 से कितने पे जा रहा है, चलो चेक करते हैं इधर, चलो चेक करते हैं इधर, हाइड्रोजन +1 × 3 प्लस x प्लस -2 × 4 -2 × 4 इज इक्वल टू 0। तो x किसके बराबर हो गया है 8 - 3, तो x किसके बराबर आ गया +5 के बराबर, ठीक है, +3 से +5 में जा रहा है। चलो तुम्हारी बात कर ले, तुम्हें क्यों छोड़े। फॉस्फोरस को माना x, हाइड्रोजन को +1 × 3 इज इक्वल टू 0, तो x किसके बराबर हो गया -3 के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया -3 के बराबर हो गया। तो आप देखिए सेम कंपाउंड का ही ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना कहलाता ऑक्सीडेशन, और सेम कंपाउंड का सेम एलिमेंट का ही रिडक्शन हो रहा है, सेम एलिमेंट का ही रिडक्शन हो रहा है। अगर सेम एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन, सेम एलिमेंट का ही रिडक्शन होता है तो उसे कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। दिस इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स, उसे हम नाम देते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। अगर सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, सेम का रिडक्शन हो तो दिस इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन। जल्दी उठाइए इसे, जल्दी उठाइए क्वेश्चन को। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम क्वेश्चन, सेम रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 डू नॉट शो एलोट्रॉपी। एनसीईआरटी कहती है ग्रुप 15 के सारे एलिमेंट एलोट्रॉपी शो करते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन। तो आंसर क्या होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कोई भी एलोट्रॉपी शो नहीं करता, लेकिन फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी के बहुत सारे एलोट्रॉप दिख जाएंगे, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ठीक है, ब्लैक फॉस्फोरस, बहुत सारे एलोट्रॉप हैं, ठीक है। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 डू नॉट शो एलोट्रॉपी। नाइट्रोजन कभी भी एलोट्रॉपी शो नहीं करता। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा विच व्हाट इज कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, 2d ऑर्बिटल कभी नहीं बनता। टोटल कितने ऑर्बिटल अवेलेबल है वैलेंस शेल में, टोटल 4 ऑर्बिटल, टोटल 4 ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो ये मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी शो करेगा, मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी शो करेगा, मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करेगा 4, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, इसलिए इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी 4। तो दिमाग में सेट कर डालिए, व्हाट इज द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। हमेशा मैक्सिमम कोवैलेंसी होगी आपकी कितनी, 4 होगी। ये चीज दिमाग में सेट कर डालिए। ग्रुप के पहले मेंबर की कोवैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। जल्दी आइए। लेकिन फास्फोरस की बात करोगे तो जैसे फास्फोरस बना देता है PCl6 -1, उसमें उसकी कोवैलेंसी 6 देखने मिल जाएगी, क्योंकि उसके पास 3d ऑर्बिटल आ जाएगा, जो 2 खाली पड़ा रहेगा लेकिन आ जाएगा। चलिए, दे कैन एक्सपांड देयर कोवैलेंसी ग्रेटर देन 4। चलो नेक्स्ट है P4 प्लस SOCl2। अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी से ही उठाया मैंने, सब चीजें एनसीईआरटी की हैं। बनता है PCl3
चलो ठीक है सर, क्या बनता है SO2, ठीक है सर, और X बनता है, ये X क्या है, X होता है S2Cl2, X क्या होता है S2Cl2, S2Cl2, आंसर क्या होगा A, X बनता है S2Cl2, S2Cl2। देखो सल्फर पूरे बैलेंस हो जाएंगे, 4 सल्फर थे, 4 सल्फर थे, यहाँ पे 2 और कर दिया मैंने, 4 3 जा 12, 12 क्लोरीन थे, 12 क्लोरीन थे, इधर थे 16, 8 2 जा 16 थे, ये 12 हो गए और ये 4 हो गए, 16 हो गए, सब बैलेंस हो गया। 4 सल्फर बैलेंस हो गए, ये कितने थे 4 और ये 4, 8 सल्फर बैलेंस हो गए। चलो तो क्या बना आपका S2Cl2 बना। चलो सर आगे बढ़ाते हैं कहानी को, पूछा जाएगा क्वेश्चन, लग आसान रहा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करें अपन, देखिएगा अगला क्वेश्चन है बेसिसिटी ऑफ H3PO4। व्हाट इज बेसिसिटी, व्हाट इज बेसिसिटी, बेसिसिटी क्या होती है समझना। अगर मैं किसी एसिड की बात करूं, एसिड के केस में जितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है, जितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है, जितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है, कौन होते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन डायरेक्टली अटैच्ड विथ ऑक्सीजन, डायरेक्टली अटैच्ड विथ ऑक्सीजन, डायरेक्टली अटैच्ड विथ ऑक्सीजन, उसे हम कहते हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, उसे हम कहते हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। अब आपको पता करना है कि एसिड के केस में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन आयन जो कि डायरेक्टली अटैच होते हैं ऑक्सीजन के, वो बराबर होते हैं उसके बेसिसिटी के, वो बराबर होते हैं उसके बेसिसिटी के। चलो सर कैसे पता चलेगा। अगर मैं H3PO4 की बात करूं, फॉस्फोरस ग्रुप 15 का मेंबर, 5 इलेक्ट्रॉन बनाए, एक बर्थडे मनाने के लिए टोपी चढ़ाई, एक से OH जोड़ा, एक से OH जोड़ा, एक से OH जोड़ा, ये बन गया आपका H3PO4। यस सर, कितने हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है, 1 2 3, तो बेसिसिटी कितनी आएगी, 3 आएगी, बेसिसिटी कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है जल्दी आइए, बेसिसिटी कितनी आएगी, 3 आएगी। बढ़े आगे, बढ़ जाएं आगे। चलो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका व्हाट कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रिक एसिड। अगर आपको अमोनिया को नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट करना है, अमोनिया को नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट करना है, 4 अमोनिया 5 O2, ठीक है, तो आपको मिलेगा, ठीक है, ठीक है, आपकी ये रिएक्शन हुई, 4 अमोनिया और 5 O2 की रिएक्शन अपन ने करी, पहले बना 4NO प्लस 6H2O, क्या बन गया, 6H2O बन गया। ठीक है, अब अगर आप कहेंगे कि पहली स्टेप ये है, दूसरी स्टेप में NO को किस में कन्वर्ट करेंगे, NO प्लस O2 किस में कन्वर्ट होगा, NO2 में, और NO2 पे जब आप पानी डालेंगे, NO2 पे जब आप पानी डालेंगे आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा, कितने परसेंट, 68% कंसंट्रेटेड, 68% कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। तो इस में किस कैटलिस्ट का यूज किया जाता है इस रिएक्शन में, तो इसमें यूज करते हैं हम प्लैटिनम एंड रोडियम गॉज का, प्लैटिनम एंड रोडियम गॉज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्लैटिनम एंड रोडियम गॉज का यूज करते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए सी, कि सर अगर हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं अमोनिया का नाइट्रिक एसिड में, जिसके लिए हम ओस्टवाल्ड प्रोसेस, इसे कहते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस, इसे नाम दिया जाता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, तो इस केस में प्लैटिनम रोडियम गॉज का यूज किया जाता है एज अ कैटलिस्ट। पहले बनेगा NO से आप बनाएंगे NO2 और NO2 की वाटर से रिएक्शन करके आप नाइट्रिक एसिड प्राप्त करेंगे, जो कि 68% मिलता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपको 98% नाइट्रिक एसिड मिले, 98% नाइट्रिक एसिड मिले, तो आप इसमें H2SO4 ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर दीजिए, H2SO4 ऐड कर दीजिए। ये सारी चीजें क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के पीछे हर कॉन्सेप्ट में बताते चल रहा हूं, जल्दी आइए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए सर 38 हो चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस, ओहो रिपीट हो गया,
रिपीट हो गया क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट फास्फोरस कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। जस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जस्ट अभी अपन ने देखा था व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल। बढ़ाते हैं आगे कहानी को। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। अभी मैंने बताया, आपके पास दिया है P2O3, आपके पास दिया हुआ है नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, AS2O3 नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, एंटीमनी मतलब Sb2O3 और बिस्मिथ मतलब Bi2O3। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो सबसे ज्यादा एसिडिक। तो एसिडिक का ऑर्डर नीचे जाने पे क्या होगा? डिक्रीज होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? P2O3। आंसर क्या होगा? P2O3। तो P2O3 इज मोस्ट एसिडिक इन अमंग ऑल फोर। क्लियर है? क्लियर है? चलो सर आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटेलिक एलिमेंट इन ग्रुप 15। ग्रुप 15 का मेटेलिक एलिमेंट कौन है? तो देखिए नाइट्रोजन फॉस्फोरस तो कैसे होते हैं? नॉन मेटल, ठीक है। आर्सेनिक एंटीमनी कैसे होते हैं? मेटेलॉइड। और बिस्मिथ कैसा होता है? बिस्मिथ कैसा होता है? मेटल होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए? बिस्मथ। आंसर क्या होना चाहिए? बिस्मथ। क्लियर है? 41 क्वेश्चन तक अपन आ चुके हैं, जल्दी आइए, इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अमंग द ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, हम जैसे जैसे नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ जाते हैं, द पेंटावैलेंसी बिकम लेस प्रोनाउंस्ड, पेंटावैलेंसी लेस प्रोनाउंस्ड होती जाती है एंड ट्राईवैलेंसी बिकम मोर प्रोनाउंस्ड ड्यू टू। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ग्रुप 15 की बात करूं, तो ग्रुप 15 में मेरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP3, ठीक है। चलो 3 इलेक्ट्रॉन लेके ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, लेकिन ये ट्राईवैलेंसी और पेंटावैलेंसी की बात कर रहे हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन इनने दिए तो +3 शो करेंगे और पूरे 5 के 5 दे दिए तो +5 शो करेंगे, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ की बात करूं, तो भैया सेकंड पीरियड में आता है n की जगह 2s2 2p3 हो जाएगा। ये थर्ड पीरियड में आता है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p हो जाएगा। ये फोर्थ में आता है 4s2 4p3 हो जाएगा। ये फिफ्थ पीरियड में आता है 5s2 5p3 हो जाएगा। ये सिक्स्थ पीरियड में आता है 6s2 6p3 होता जाएगा, ठीक है। हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है और इसकी स्टेबिलिटी +5 की घटती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जैसे जैसे जाते हैं, ये जो s पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन होता है नीचे जाने पे ये इनर्ट होते जाते हैं, इनकी अवेलेबिलिटी कम होती जाती है। अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से +5 धीरे धीरे नीचे जाने पे कम शो करने लगता है। तो नीचे जाने पे ns इलेक्ट्रॉन पेयर का इनर्ट होते जाना कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या कहलाता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। यही वजह है कि नीचे जाने पे +5 की जो टेंडेंसी होती है वो कैसी होती जाती है? घटती जाती है। वजह क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आंसर क्या लिखेंगे अपन? आंसर लिखेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। जल्दी उतारिए, आंसर अपन लिखेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, लिख लिया। चलिए अगले क्वेश्चन को अगर अपन उतारें, अगले क्वेश्चन को अगर अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ठीक है, इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी हाई। बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। ग्रुप का पहला मेंबर है, नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है। डी ऑर्बिटल आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, नहीं, डी ऑर्बिटल इसमें अवेलेबल नहीं होते हैं बॉन्डिंग के लिए, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। चलो, इट इज अ टिपिकल नॉन मेटल, बिल्कुल सही है, टिपिकली नॉन मेटल होता है। इट्स मॉलिक्यूलर साइज इज स्मॉल, शायद इस टाइप का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। शायद इस टाइप का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, हो जाते हैं कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। डी ऑर्बिटल आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, ये गलत हो गया, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर ग्रुप 15 एलिमेंट। अगर मैं ग्रुप 15 एलिमेंट की बात करूं तो कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा? ठीक है, इनकरेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट पे मैं टिक कर दे रहा हूं। आपके पास है ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डेल H1 से ज्यादा डेल H2 से ज्यादा डेल H3। अगर मैं बात कर लूं, चलो देखिएगा, ग्रुप 15 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP3। जैसे जैसे मैं एक एक इलेक्ट्रॉन निकालता जाऊंगा, एक एक इलेक्ट्रॉन निकालता जाऊंगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, ठीक है।
जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, अब भैया इलेक्ट्रॉन कम हो गए लेकिन प्रोटॉन तो उतने के उतने ही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ गया तो उसको निकालना टफ, तीसरे पे अट्रैक्शन और बढ़ गया तो उसको निकालना और टफ, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। प्रोटॉन तो सेम बने रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन के कम होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, तो तीसरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ज्यादा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिल्कुल सही है। द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, नहीं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक तक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं, उसके बाद क्या होने लगते हैं, घटते हैं। ऑर्डर आपको एग्जैक्ट देखने नहीं मिलता है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। डाई नाइट्रोजन इज अ गैस व्हाइल अदर्स आर सॉलिड, बिल्कुल सही है। एंड ऑल एलिमेंट्स आर, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये भी ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नहीं, सारे स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। वैसे तो ये भी गलत है, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन आप इस पर टिक करिए, दिस इज मोर इनकरेक्ट ऑप्शन। सिंगल ऑप्शन अपन देख रहे हैं ना, दिस इज मोर इनकरेक्ट ऑप्शन। की बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो टॉप से बॉटम पे जाने पे क्या होता है, बढ़ते जाते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पी पाई बॉन्डिंग टेंडेंसी, किसमें पी पाई बॉन्डिंग की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन जो होता है इसमें पी पाई बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। नाइट्रोजन हो सकता है अपने खुद के साथ पी पाई बॉन्डिंग करे, हो सकता है नाइट्रोजन कार्बन के साथ पी पाई की बॉन्डिंग करे, ठीक है। तो इसमें पी पाई बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। जल्दी आइए, तो किसमें सबसे ज्यादा होती है, आंसर होगा नाइट्रोजन, आंसर होगा नाइट्रोजन। एज इट इज एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एज इट इज एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट को पिक करना है। आपको किसको पिक करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट को पिक करना है। नाइट्रोजन हैज अ एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड विद इटसेल्फ, बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन खुद से भी, मुझे किसी और की जरूरत क्या, मैं तो खुद से ही पी पाई बॉन्ड बनाऊं। What's my name is नाइट्रोजन, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। अब पूछ रहा है बिस्मथ फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड इन एलिमेंट स्टेट, बिल्कुल सही है। बिस्मथ होता है मेटल, तो ये मेटेलिक बॉन्ड बनाता है, मेटेलिक बॉन्ड बनाता है। अगला बात करें, कैटिनेशन टेंडेंसीज हायर इन नाइट्रोजन व्हेन कंपाउंड विद अदर एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप। चलो देखते हैं, ये संशय है, बता रहा हूं, पूछो क्यों। नाइट्रोजन हैज हायर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी व्हेन कंपेयर्ड विद अदर एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप। इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बाकी की तुलना में कैसी होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा इसीलिए होती है क्योंकि ये हाफ फिल्ड होता है, जो कि स्टेबल होता है। और पूछ रहा है कैटिनेशन टेंडेंसीज हायर इन नाइट्रोजन व्हेन कंपेयर्ड विद अदर एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप, नहीं। ग्रुप 15 की बात करेंगे तो फास्फोरस की सबसे ज्यादा पाई जाती है, ना कि नाइट्रोजन की। तो भैया आंसर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। कैटिनेशन टेंडेंसी नाइट्रोजन में हाईएस्ट नहीं होती है, नाइट्रोजन में हाईएस्ट नहीं होती है, फास्फोरस में हाईएस्ट पाई जाती है कैटिनेशन टेंडेंसी। व्हाट इज कैटिनेशन टेंडेंसी? कैटिनेशन टेंडेंसी कुछ और नहीं, टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लिंकिंग होता है, खुद से जुड़ने की टेंडेंसी, खुद से जुड़ने की टेंडेंसी। पूरी केमिस्ट्री में किसकी ज्यादा होती है सबसे ज्यादा कैटिनेशन टेंडेंसी? कार्बन की सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है कैटिनेशन। यही वो वजह है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस पे बेस्ड है, कार्बन पे बेस्ड है। चलिए कार्बन फिर सिलिकॉन फिर फास्फोरस, कार्बन फिर सिलिकॉन फिर सल्फर फिर फास्फोरस फिर नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन, ये ऑर्डर होता है कैटिनेशन टेंडेंसी का, ये ऑर्डर होता है कैटिनेशन टेंडेंसी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। फॉस्फीन इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, अगर आप व्हाइट फास्फोरस और NaOH की रिएक्शन करें, व्हाइट फास्फोरस आपने P4 लिया, 3 NaOH लिए और 3H2O लिए, ठीक है। आपको क्या मिल जाता है, फॉस्फीन मिल जाता है, आपको क्या मिल जाता है, फॉस्फीन मिल जाता है, और आपको क्या मिल जाता है, NaH2PO2 मिल जाता है। क्या मिल जाता है, NaH2PO2 मिल जाता है। ये आपका इस तरीके से आप फॉस्फीन बनाते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन कभी भी आप रेड फॉस्फोरस की NaOH के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते, रेड फॉस्फोरस नहीं होता। यहाँ कौन सा फॉस्फोरस होता है, यहाँ होता है व्हाइट फॉस्फोरस। कैसा फॉस्फोरस होता है, व्हाइट फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस की आप रिएक्शन NaOH के साथ करोगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी। कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन आप पानी के साथ करेंगे, आपको फॉस्फीन मिलेगा। फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड की रिएक्शन अगर आप किसके साथ, पानी के साथ बॉइल्ड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, P2 फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड की रिएक्शन भी करेंगे पानी के साथ तो आपको मिल जाएगा। लेकिन रेड फॉस्फोरस की NaOH के साथ रिएक्शन से आपको फॉस्फीन नहीं मिलेगा। चलिए
इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 50 होने वाली है, 50 होने वाली है अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कॉपर इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अगर आप कॉपर की रिएक्शन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कर रहे हैं, चलिए मैंने कह दिया कॉपर और आपने नाइट्रिक एसिड लिया, बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं, पहले रिएक्शन बता रहा हूं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया। आप जैसे ही कॉपर की रिएक्शन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे तो आपको मिलता है कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, कौन सी गैस निकलती है कंसंट्रेटेड के केस में? हमेशा NO2 गैस निकलती है। ठीक है, और क्या बनता है आपका? बनता है वाटर बनता है। क्या बनता है? वाटर बनता है। चलो ये मैंने आपके कंपाउंड बताया, ये कंपाउंड बताया मैंने। तो बताइए व्हेन कॉपर इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इट प्रोड्यूसेस, क्या क्या प्रोड्यूस करता है? ये बिल्कुल नहीं, ये N2O बिल्कुल नहीं। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट एंड NO2, कॉपर नाइट्रेट एंड NO2। आंसर शुड बी सी। आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए सी। आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए सी। NO2 कैसे कलर की गैस होती है? NO2 होती है ब्राउन कलर की गैस। पूछ चुके हैं ना, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और ये कैसा होता है? NO2 में 23 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये कैसी होती है? NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। कैसी होती है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। एज वेल एज NO2 कैसी होती है? पैरामैग्नेटिक होती है। चलिए जल्दी, क्लियर है? चलो, हर क्वेश्चन एनसीईआरटी का अपन ने पकड़ लिया, इससे बाहर मैं गारंटी देता हूं नहीं आएगा कुछ आपके एग्जाम्स में। ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर व्हाइट एंड रेड फॉस्फोरस एक्सेप्ट, ठीक है ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट दे आर बोथ सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। नहीं, व्हाइट फॉस्फोरस तो कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है, लेकिन रेड फॉस्फोरस कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है, दूसरी चीज की बात करें, कैन बी ऑक्सीडाइज बाय हीटिंग इन एयर, इससे कैन बी ऑक्सीडाइज बाय हीटिंग इन एयर, बिल्कुल सही है। कंसिस्ट ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम, बिल्कुल सही है। कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर, यस एक दूसरे को में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन बोथ आर सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, एक होता है सॉल्युबल लेकिन एक होता है इनसॉल्युबल। तो ये जो आपकी कहानी थी कि रेड फॉस्फोरस और व्हाइट फॉस्फोरस दोनों सॉल्युबल है कार्बन डाइसल्फाइड में, ये कहानी गलत हो गई। चलिए चलिए, लिखा, चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, PH4I और NaOH क्या बनाता है? देखते हैं, आपके पास जो है मैं लिखता चल रहा हूं। PH4I और NaOH क्या बनाते हैं? NaOH क्या बनाते हैं? सबसे पहले बन गया आपका, सबसे पहले आपका बन गया NaI, क्या बन गया? NaI, ठीक है। दूसरा क्या बन गया आपका? OH और ये H, H2O और क्या बच गया? PH3 बच गया, PH3 बच गया। तो ये आंसर होगा। तो क्या बनेगा? PH3 फॉस्फीन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा इस रिएक्शन से? फॉस्फीन का फॉर्मेशन होगा, फॉस्फीन का फॉर्मेशन होगा। चलिए, इस रिएक्शन से किसका फॉर्मेशन होगा? इस रिएक्शन से फॉर्मेशन होगा फॉस्फीन का। यहां पे अपनी 50 कंप्लीट होती है, 50 कंप्लीट होती है। ग्रुप 15 के सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग PCl5। PCl5 से रिगार्डिंग अपने को बताना है। PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव बोल रहा है कि ये रिएक्टिव नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल गलत है, ये गलती है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है, ये नॉन रिएक्टिव मॉलिक्यूल बोल रहा है। 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड मेक एन एंगल। आपका PCl5 का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ये होता है PCl5 का स्ट्रक्चर, ये होता है PCl5 का स्ट्रक्चर। ये 3 बॉन्ड बराबर, ये बड़े, ये बड़े। 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड मेक एंगल ऑफ 120 डिग्री। अगर आप ये जो इक्वेटोरियल है, ये 120 डिग्री पे है, ये भी 120 डिग्री पे है और ये भी 120 डिग्री पे। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, अगला 2 एक्सियल PCl बॉन्ड मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। अगर आप देखेंगे ये इसके ऊपर है और वो नीचे वाला उसके नीचे है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है? इनके बीच में एंगल होता है 180 डिग्री का। ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, अगला क्या लिखा है? एक्सियल PCl बॉन्ड्स आर लॉन्गर। एक्सियल जो बॉन्ड होते हैं, एक्सियल जो बॉन्ड होते हैं वो लॉन्गर होते हैं देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं, जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो दे फील मोर रिपल्शन। वो क्या फील करते हैं? मोर रिपल्शन फील करते हैं देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। गलत क्या है? PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव, ये स्टेटमेंट गलत है। रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है, बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि ये नॉन रिएक्टिव हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास लिखा है हाउ मैनी ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन P4O10। मतलब क्या बनाना पड़ेगा, P4O10 का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। चलिए देखिएगा, फास्फोरस ऑक्सीजन, फास्फोरस ऑक्सीजन, फास्फोरस ऑक्सीजन, फास्फोरस। क्लियर है? अगला फास्फोरस ऑक्सीजन, फास्फोरस ऑक्सीजन और ये फास्फोरस। ठीक है, अगला फास्फोरस ऑक्सीजन और ये ऊपर से आएगा। अब मैं 3 डायमेंशनल इतना अच्छा आर्टिस्ट हूं नहीं, मैं केमिस्ट्री टीचर हूं, इतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूं। ये इसके अलावा फास्फोरस पे लोन पेयर होता है। बेटा चलो बर्थडे मनाएंगे तुम्हारा, टोपी पहनो ऑक्सीजन की, बर्थडे मनाएंगे तुम्हारा, ऑक्सीजन की टोपी पहनो, बर्थडे मनाएंगे तुम्हारा, ऑक्सीजन की टोपी पहनो, बर्थडे मनाएंगे तुम्हारा, ऑक्सीजन की टोपी पहनो। अब आपको पता करना है कितने ब्रिज ऑक्सीजन है, हाउ मैनी ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट। चलो तुम ब्रिज बना रहे हो, यस सर मैं ब्रिज बना रहा हूँ 1, यस सर मैं भी बना रहा हूँ 2, यस सर मैं भी बना रहा हूँ 3, सब बनाते चलो। यस सर मैं भी बना रहा हूँ 4, यस सर मैं भी बना रहा हूँ 5, यस सर मैं भी बना रहा हूँ 6। टोटल कितने ब्रिजिंग ऑक्सीजन है? 6। तो आंसर क्या होना चाहिए? ए। टोटल नंबर ऑफ ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम, टोटल नंबर ऑफ ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम इन P4O10, आंसर शुड बी 6। आंसर क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। क्लियर है? ये ऑक्सीजन एटम ब्रिज नहीं बना रहे हैं, ये ऑक्सीजन एटम ब्रिज नहीं बना रहे, वो फास्फोरस से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, फास्फोरस से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 52। करा नोट डाउन, स्क्रीनशॉट लिया? चलिए बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको पता है ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO2, H3PO2। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H3PO2। तो अब देखिए H3PO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। POOH H, दिस इज H3PO2। अगर आप कहेंगे कि इसकी बेसिसिटी कितनी है, अभी क्वेश्चन पूछा था ना ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का, बेसिसिटी कितनी है, तो आप देख पाएंगे जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच हो वो बेसिसिटी दिखाता है। तो इसकी बेसिसिटी तो कितनी हुई? 1 हुई। बेसिसिटी तो कितनी हुई? 1। भले ही दिख 3 हाइड्रोजन रहे हैं लेकिन रिमूवेबल या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन एक ही है, तो बेसिसिटी कितनी आती है? 1 आती है। चलो इसका स्ट्रक्चर देख लो, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन है PHHOH, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। चलिए ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस क्वेश्चन पूछा जाएगा, बने हुए हैं सब एनसीईआरटी में, बने हुए हैं सब एनसीईआरटी में। बढ़े आगे, बढ़े आगे, चलो 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 चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है H3PO2 इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन एसिड ऑफ फास्फोरस। ठीक है, इट्स नेम एंड बेसिसिटी रिस्पेक्टिवली आर। अब भी मैंने बताया था इसे अपन क्या नाम देते हैं, अब भी देखिए ऊपर आपने नाम दिया था, इसे क्या नाम दे रहे थे? हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और इसकी बेसिसिटी कितनी थी? बेसिसिटी कितनी थी? 1। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सब मैं आपके सामने बताते चल रहा हूं। H3PO2 की बेसिसिटी कितनी होगी? 1। और इसका नाम क्या है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। याद रखना, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते चल रहे हैं जल्दी जल्दी। जिंदगी का काम बढ़ना है, ना रुकना है ना थमना है, बस बढ़े चलो बढ़े चलो। ठीक है, लाइफ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, जिसे अपने को सिर्फ बढ़ाते चलना है। ठीक है, और सुना होगा ना वो गाना, जिंदगी में क्या है यार, जिंदगी में रहना है तो काम करो प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। देखो इस पे मैंने 3 क्वेश्चन दिए ताकि बैठ जाए। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या है? POOH OH OH, दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। बेसिसिटी 1 2 3, तो बेसिसिटी शुड बी 3। बेसिसिटी कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। ऐसे हाइड्रोजन आयन जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच हो उसे हम कहते हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, और इस केस में बेसिसिटी कितनी देखने मिल रही है? 3 देखने मिल रही है। बढ़े अगले क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट है द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर, ध्यान दीजिएगा,
ऐसे और जिससे नाइट्रोजन अपने को मिलता है, एनसीईआरटी कहती है कि या तो आपको नाइट्रोजन जो मिल सकता है वो NaNO3 से मिल सकता है, NaNO3 से मिल सकता है, जिसे हम कहते हैं चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर, या आपको KNO3 से मिल सकता है, जिसे अपन नाम देते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर, जिसे अपन नाम देते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर। एनसीईआरटी में से ही फॉर्मूले उठाएं, जिससे अपन नाम देते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर। अब अगर आपसे बोल रहा है चिली सॉल्ट पीटर और इंडियन सॉल्ट पीटर, सर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो याद रखने का तरीका भी मेरे पास है। चिली सॉल्ट पीटर में हमेशा ना आता है, ना आता है Na, तो इसे याद रखने का तरीका नाची, नाचू मैं आज छम 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 छम, नाची करके याद रखना है। कैसे याद रखना है? नाची। तो आंसर शुड बी NaNO3, आंसर शुड बी NaNO3। आंसर क्या होना चाहिए? NaNO3 होना चाहिए। द करेक्ट फॉर्मूला फॉर चिली सॉल्ट पीटर इज NaNO3। क्लियर है? क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। नाइट्रोजन इज 78% बाय वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन 78% बाय वॉल्यूम पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Ca9PO4(6) इज फ्लोर एपेटाइट। अगर आपको पता हो एपेटाइट फैमिली के ओर का फॉर्मूला होता है Ca9PO4(6)CaX2। X क्या होता है? हेलोजन, फ्लोरीन या क्लोरीन। अगर क्लोरीन होता तो क्लोर एपेटाइट, फ्लोरीन है तो फ्लोर एपेटाइट, तो दिस इज फ्लोर एपेटाइट। ये स्टेटमेंट भी सही है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 इज हायर देन ग्रुप 14। ग्रुप 15 की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 14 की तुलना में, ग्रुप 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP2, इसका NH2NP3, NH2NP3, सीधी सी बात है भैया, हाफ फील्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। ये स्टेटमेंट भी सही है। इन ग्रुप 15 ऑल एलिमेंट शो एलोट्रॉपी। खुद ही बताइए, क्या सारे एलिमेंट एलोट्रॉपी शो करते हैं या नाइट्रोजन शो नहीं करता? एक्सेप्ट नाइट्रोजन, एक्सेप्शन देखने मिलता है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कभी भी एलोट्रॉपी शो नहीं करता। तो आंसर क्या होगा? चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा अपना डी। बढ़े आगे, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच एलिमेंट इज हैज हाईएस्ट कैटिनेशन टेंडेंसी। ये होना चाहिए टेंडेंसी, है ना, टेंडेंसी इन ग्रुप 15। ग्रुप 15 में किसकी हाईएस्ट कैटिनेशन टेंडेंसी होती है? व्हाट इज कैटिनेशन टेंडेंसी? टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। किसकी होती है? फास्फोरस की होती है। किसकी कैटिनेशन टेंडेंसी होती है हाईएस्ट? फास्फोरस की होती है। कि ग्रुप 15 में अगर कैटिनेशन टेंडेंसी की बात करेंगे, सेल्फ लिंकिंग की बात करेंगे, वो फास्फोरस की होगी। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है, इन ग्रुप 15 एज वी गो डाउन, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी कम होती जाती है। वजह क्या है? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी कैसी होती जाती है? कम होती जाती है। वजह क्या होती है? शील्डिंग इफेक्ट? नहीं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? नहीं। आंसर क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो NS इलेक्ट्रॉन पेयर होता है नीचे जाने पे कैसा होता जाता है? अवेलेबिलिटी कम होती जाती है, इसीलिए +5 की टेंडेंसी क्या होती जाती है? घटती जाती है। +5 की टेंडेंसी क्या होती जाती है? घटती जाती है। चलिए सर हो गया, चलिए सर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कार्बन की रिएक्शन अगर आपने कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कर दी, आपको मिल रहा है A2H2O और 4NO2। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसी नॉन मेटल की रिएक्शन, एक चीज बता दे रहा हूं, नॉन मेटल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कर रहे हैं। ठीक है, उसका क्या मिलता है? उसका क्या मिलता है बेटा? एसिड मिलता है विथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसके साथ तो मिलना था H2CO3, लेकिन हमें H2CO3 ना मिलके क्या मिलता है यहाँ पे? CO2 मिलता है। क्या मिलता है यहाँ हमें? CO2। तो जब कार्बन की रिएक्शन हम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो हमें A मिलेगा वो क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा। क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा। तो आंसर क्या होगा?
ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, कार्बन 0 से कितने पे चला गया, कार्बन +4 पे चला गया। किस पे चला गया, कार्बन +4 पे चला गया। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन देखने मिलते रहते हैं जल्दी। जैसे आयोडीन के साथ करेंगे तो HiO4 ना मिलके HiO3 मिलता है, ठीक है। बढ़े आगे, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड, आप किस हाइड्राइड की बात करेंगे जिसमें जो मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ दिखा रहा हो, मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ दिखा रहा हो। चलो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, जो आसानी से हाइड्रोजन आयन दे। ये देखो बॉन्ड साइज छोटा तो बॉन्ड लेंथ छोटी, साइज बड़ा तो बॉन्ड लेंथ बड़ी। नाइट्रोजन सॉरी यहाँ फॉस्फोरस कर देता हूँ, साइज बड़ा तो बॉन्ड लेंथ बड़ी, साइज बड़ा तो और बॉन्ड लेंथ बड़ी, साइज बढ़ा तो और बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। कौन आसानी से देगा हाइड्रोजन आयन, खुद ही बता दीजिए सर। बिस्मथ आसानी से हाइड्रोजन आयन दे देगा। ये तो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि BiH3 एक अच्छा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, वजह बताओ। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं, एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा पाई जाती है, आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा, और आसानी से बॉन्ड टूट गया तो आसानी से हाइड्रोजन आयन दे देगा और अच्छा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए डी। आंसर क्या होना चाहिए, डी। आंसर क्या होना चाहिए, डी। चलो क्लियर है, क्लियर है। चलो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 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 है अपना, द बॉन्ड एंगल इज हाईएस्ट इन विच केस, बॉन्ड एंगल किस में हाईएस्ट होता है। हमारे पास हाइड्राइड दिए हुए हैं ग्रुप 15 के, ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं। तो भैया NH3, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, देखना देख के ही समझ आ गया होगा, और बिस्मिथ दिया हुआ है, बिस्मिथ। देखिएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नीचे जाने पे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट रही है। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं एज वी गो डाउन, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं एज वी गो डाउन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम क्या होता जाता है, घटता जाता है, सेंट्रल एटम डिक्रीज होता जाता है। चलो अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचेगा, और क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा पाया जाता है, और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 107 डिग्री। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी होती जाएगी, सेंट्रल एटम की कम होती जाएगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेंट्रल एटम की कम होती जाएगी, और बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, सेंट्रल एटम का घटता जाएगा। तो एज वी गो डाउन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेस, एज अ रिजल्ट बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा थी, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पास आए, रिपल्शन बढ़ गया बॉन्ड के बीच में, और बॉन्ड एंगल ज्यादा है। लेकिन इस नीचे जैसे जैसे जाएंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेंट्रल एटम की क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो आंसर क्या होगा, अमोनिया में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा पाया जाता है, अमोनिया में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा पाया जाता है। जल्दी आइए, अमोनिया में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्लियर है, क्लियर है। चलो बढ़े आगे, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, द बॉइलिंग पॉइंट इज लोएस्ट इन विच केस। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें हाइड्राइड की, तो ध्यान दीजिएगा, होना क्या चाहिए था, अमोनिया से ज्यादा फॉस्फीन, फॉस्फीन से ज्यादा आर्सीन, आर्सीन से ज्यादा स्टिबीन, स्टिबीन से ज्यादा बिस्मथीन, बिस्मथीन। लेकिन हुआ क्या है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। तुम में बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की वजह ही ये थी कि भैया साइज बढ़ता जा रहा है, वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि वॉन्डरवॉल फोर्स साइज पे डिपेंड करता है। लेकिन इसमें एक एडिशनल बॉन्डिंग पाई जाती है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये उठ के यहां आ जाता है, उठ के यहां आ जाता है। तो सबसे लोएस्ट अमोनिया ना होके किसका लोएस्ट हो जाता है, फॉस्फीन का हो जाता है। आंसर शुड बी ए। ये बॉइलिंग पॉइंट की बात है, किसकी बात है, बॉइलिंग पॉइंट की बात है। याद रखना केमिस्ट्री के एक्सेप्शन, और जैसे कि मैंने आपसे कहा है एक्सेप्शन के लिए मैं एक शॉर्ट्स की सीरीज अलग से लेके आ रहा हूं। क्लियर है। चलो आगे बढ़ाते हैं कहानी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। अब ध्यान दीजिएगा, मेल्टिंग पॉइंट में भी एक्सेप्शन देखने मिलेगा। होता क्या है,
अमोनिया से ज्यादा फॉस्फीन का होना चाहिए, फॉस्फीन से ज्यादा आर्सीन का होनी चाहिए, आर्सीन से ज्यादा स्टेबीन का होना चाहिए, स्टेबीन का होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये उठ के यहां आ जाता है, उठ के यहां आ जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट इसका हाईएस्ट होता है, याद रखना। तो अमोनिया का हाईएस्ट, फिर स्टेबीन, फिर आर्सिन, फिर फॉस्फीन। आंसर होना चाहिए ए। आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। जल्दी आइए। अमोनिया का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट आपको कैसा देखने मिलेगा? हाईएस्ट देखने मिलेगा अमंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट आपको कैसा देखने मिलेगा? हाईएस्ट देखने मिलेगा। सिर्फ ग्रुप 15 में मैंने इतना एमसीक्यू करा है, 16, 17, 18 आना बाकी है। पी ब्लॉक रट जाएगा, रट जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक। ध्यान दीजिएगा, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, ठीक है। लेकिन किसमें? लो ऑक्सीडेशन स्टेट में। बिल्कुल सही बात है। अगर आप ग्रुप 1 की बात करेंगे, ग्रुप 1 की बात करेंगे, ग्रुप 2 की बात करेंगे, ग्रुप 2 की बात करेंगे, तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं जैसे Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CS2O, ठीक है, ये सारे बेसिक हैं। एक्सेप्शन देख रहे हैं, BeO का मिल जाएगा ग्रुप 2 में। BeO एम्फोटेरिक होता है, इसे हटाओ। ये एम्फोटेरिक होता है, इसे हटाओ। ये एम्फोटेरिक होता है, इसे हटाओ। नहीं तो जैसे जैसे जाओगे MgO बेसिक, बेमग, CaO बेसिक, केसर बेसिक, बारात BaO बेसिक, ये सारे बेसिक देखने मिलेंगे। किसमें? लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये कहानी बिल्कुल सही है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक। लेकिन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एसिडिक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? एसिडिक हो जाते हैं। थंब रूल है मेरा, याद रखना। लो ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक होंगे और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे हो जाएंगे? एसिडिक। कैसे हो जाएंगे? एसिडिक। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बोलते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये सारे बेसिक हैं, ये सारे बेसिक हैं, लेकिन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, जैसे Mn2O7 कैसा है? एसिडिक ऑक्साइड है। CrO3 कैसा है? एसिडिक ऑक्साइड है। इसमें +7, इसमें +6। चलो ठीक है सर। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक। सही है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, जैसे NO2 हो गया, NO2 हो गया, N2O3 हो गया, N2O5 हो गया, ठीक है, CO2 हो गया, SO3 हो गया। ये सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होता है? एसिडिक होता है। एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं केमिस्ट्री में भैया। NO और N2 नॉन मेटल के ऑक्साइड है, लेकिन वो कैसे होता है? न्यूट्रल इन नेचर। चलो CONO आर एसिड। अरे यार कैसी बात करते हो, अभी मैंने एक शब्द बोला था केमिस्ट्री में 3 ही ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं, CONO N2O, ठीक है, बिकॉज दे आर ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। गलत स्टेटमेंट हो गया। CO2 इज अ एसिडिक ऑक्साइड, बिल्कुल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो एसिडिक ऑक्साइड होगा। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है? C इज अ गलत स्टेटमेंट। C इज अ गलत स्टेटमेंट। जल्दी आइए, C इज अ गलत स्टेटमेंट, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज हाईएस्ट एसिडिक इन नेचर। आपको पता करना कौन हाईएस्ट एसिडिक होगा। अगर नाइट्रोजन के हम डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड की बात करें, अगर हम नाइट्रोजन के डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड की बात करें, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी, 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 ठीक है, वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। हाईएस्ट एसिडिक कौन होगा? हाईएस्ट एसिडिक होगा N2O5। तो आंसर शुड बी डी। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, सेम एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा। और अगर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अलग अलग एलिमेंट है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, ठीक है, ठीक है, बढ़ जाएं। चलो सर, नेक्स्ट है, विच हैलाइड इज मोस्ट स्टेबल। ऐसा कौन सा हैलाइड है जो सबसे ज्यादा स्टेबल पाया जाता है? अगर मैं नाइट्रोजन की, मैं पेंटा हैलाइड तो अनस्टेबल होता, बनता ही नहीं है, लेकिन अगर नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड की बात करें, नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड की बात करें, तो उसमें से NF3 सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि नाइट्रोजन भी छोटा है, फ्लोरीन भी छोटा है, साइज कॉम्पेटेबल है, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है स्ट्रांग होती है। दैट्स व्हाई विच इज मोर स्टेबल, NF3 इज मोस्ट स्टेबल अमंग ट्राई हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन, अमंग ट्राई हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन, विच इज मोस्ट स्टेबल NF3। NCERT एक्सक्लूसिव है ये, NCERT एक्सक्लूसिव है ये, NCERT एक्सक्लूसिव, NCERT की गोली है ये, खा लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 67 हो गया है। अगला क्वेश्चन,
अगला, नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड, नाइट्रोजन कभी भी पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, जैसे NF5, NCl5 नहीं बनाता। वजह क्या है नाइट्रोजन के पेंटाहेलाइड ना बनाने की वजह क्या है? वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, कोवेलेंसी 4 होना नहीं, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, कभी भी नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता, इसलिए ये पेंटाहेलाइड नहीं बनाता। लेकिन फास्फोरस पेंटाहेलाइड बनाते दिख जाएगा, PCl5, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्योर नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय, एनसीईआरटी एक्सक्लूसिव। बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, नाइट्रोजन की बहुत सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन दी हुई है, बहुत सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन दी है, लेकिन प्योरेस्ट नाइट्रोजन हमें हमेशा मिलती है अजाइड कंपाउंड से। चाहे आप बेरियम अजाइड ले सकते हैं, चाहे आप सोडियम अजाइड ले सकते हैं, इससे ही प्योर नाइट्रोजन मिलती है। इंटेक्स क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दिस इज एनसीईआरटी एक्सक्लूसिव, या एनसीईआरटी की गोली है, रट डालो, आएंगे क्वेश्चन। एनसीईआरटी की गोली है, रट डालो। प्योर नाइट्रोजन किससे मिलता है? प्योर नाइट्रोजन हमें मिलता है एजाइड कंपाउंड से। इधर आप बेरियम अजाइड ले सकते हो या सोडियम अजाइड ले सकते हो, आपको किससे मिलता है? एजाइड कंपाउंड से मिलता है। किससे मिलता है? एजाइड कंपाउंड से मिलता है। जल्दी आइए, प्योर नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय एजाइड कंपाउंड, ठीक है। चलो अगला, अगला नेक्स्ट है अमोनियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन। अगर आपने इसको गर्म करा, आपको नाइट्रोजन मिलेगा, 4H2O मिलेगा, और मैंने बताया था क्या मिलेगा? Cr2O3 मिलेगा। क्या मिलेगा? Cr2O3 मिलेगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो Cr2O7 गलत, NO गलत, आंसर क्या होना चाहिए? Cr2O3 होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए? Cr2O3 होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? चलिए सर, चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है N2 + 3H2 कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 में। दिस इज हैबर्स प्रोसेस। दिस इज विच प्रोसेस? हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस किसको बनाने के लिए होती है? अमोनिया को बनाने के लिए हैबर्स प्रोसेस का यूज होता है, ठीक है। हैबर्स प्रोसेस में आयरन X आयरन कैटलिस्ट होता है, बिल्कुल सही है, आयरन या आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट होता है। और कैटलिस्ट की रेट को भी बढ़ाने के लिए हम कैटालिटिक प्रमोटर का यूज करते हैं, और प्रमोटर कौन होता है? मॉलिब्डेनम। जैसे होता है ना जिंदगी में, हम भी इंसान हैं, हम भी टीचर हैं, लेकिन कभी कभार हम भी हताश होते हैं, हम भी नाराज होते हैं। तो जब परेशान होते हैं तो हमें प्रमोट करने के लिए हमारी मॉम होती है, मदर। तो प्रमोटर मॉम, मॉलिब्डेनम मतलब मॉम, मॉम। तो याद रखना हैबर्स प्रोसेस में प्रमोटर कौन है? मॉलिब्डेनम इज अ प्रमोटर, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट? यस, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। तो आंसर क्या होना चाहिए? जो दोनों की दोनों चीजें, अगर आप बात कर रहे हैं अमोनिया के बनाने के लिए, ठीक है, तो दोनों की दोनों चीजें सही है। रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है। और इसके लिए लो प्रेशर, ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहता है कि इस रिएक्शन के लिए लो प्रेशर लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको अमोनिया की यील्ड बढ़ानी है। ये क्वेश्चन भी इस टाइप का अपन देख चुके हैं, ठीक है। चलो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वाई PCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्चर, फ्यूम्स इन मॉइस्चर। PCl3 के फ्यूम्स क्यों आते हैं मॉइस्चर में? याद रखिएगा, जो PCl3 के फ्यूम्स आते हैं मॉइस्चर में, जब HCl का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? जब इसे रिएक्शन करते हैं मॉइस्चर के साथ, ये रिएक्शन करता है तो ये बनाता है HCl, और HCl की वजह से ही जो आपके धुआं धुआं दिखता है, धुआं धुआं दिखता है। तो आंसर क्या होना चाहिए कि जब PCl3 फ्यूम्स देता है मॉइस्चर में, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द HCl। एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है, एज इट इज पूछा गया है कि PCl3 के फ्यूम्स अगर आपको देखने मिलेंगे मॉइस्चर में, तो वो किस वजह से होंगे? वो HCl के निर्माण की वजह से होंगे। किस वजह से होंगे? HCl के निर्माण की वजह से होंगे, ठीक है। जल्दी आइए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है पायरोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? याद रखना, पायरोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? तो अगर मैं कहूं कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड, एनसीईआरटी के डायग्राम है, एज इट इज मैंने उठाया हुआ है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, तो इसे आप देख पा रहे होंगे, ये तो H3PO4 है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये तो H3PO4 है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसे आप देख पा रहे होंगे H3PO3 है, फॉस्फोरिक एसिड। H3PO3 है, फॉस्फोरिक एसिड। इसे आप देख पा रहे होंगे H3PO2 है, दिस इज
H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है, इसकी बेसिसिटी 3 होती है, बता चुका हूं वैसे मैं, इसकी बेसिसिटी 3 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 1 होती है, सबसे छोटा भाई, मंझला भाई, बड़ा भाई। लेकिन इसकी बात करें अपन, दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H4, 1 2 3 4, H4, P2 ऑक्सीजन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, H4P2O7, ये क्या है हमारा, पायरो फॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है, पूछे जा सकते हैं। एज इट इज डायग्राम आपको दे दे तो विच इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड, 4 ऑप्शन दे दें तो आंसर शुड बी बी। आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है, बढ़े आगे, बढ़ जाएं आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। AgNO3 पे जब आप अगर H3PO2 की रिएक्शन करेंगे, किसकी रिएक्शन करेंगे, H3PO2 की रिएक्शन करेंगे, तो आपको मिलेगा X प्लस नाइट्रिक एसिड प्लस H3PO4। अब आपसे पूछा जाता है व्हाट इज X। बेटा अगर कभी भी आप सिल्वर नाइट्रेट पे हाइपोफॉस्फोरस एसिड डालोगे तो ये उसे पटक देता है, उसका रिडक्शन कर देता है, किसमें, सिल्वर में। किसमें रिडक्शन कर देता है, सिल्वर में। और खुद काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट जैसा, सामने वाले का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, सामने वाले का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। और यहां पे खुद कितने पे है, यहां पे फास्फोरस 4 +1 पे, और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होके कितने पे चला जाएगा, +1 से 8 - 3, 8 - 3 5, खुद ऑक्सीडाइज होके चला जाएगा +5 पे, खुद ऑक्सीडाइज होके कहां चला जाएगा, +5 पे चला जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए सिल्वर। बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी एक्सक्लूसिव, एनसीईआरटी एक्सक्लूसिव, ये एनसीईआरटी की गोली है, दिमाग में सेट करते चलो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आखिरी के चल रहे हैं। हो जाता है कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता है इन रिएक्शन पे। ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, उसको पटक देगा किसमें, मेटालिक सिल्वर में। किसमें कन्वर्ट करता है, मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट करता है। एनसीईआरटी कहती है कि इसे मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट करता है। जहां ना पहुंचे एग्जामिनर उससे पहले पहुंच जाएंगे हम। ये तो नीट और जेईई लायक भी अच्छे क्वेश्चन है। जहां ना पहुंचे एग्जामिनर वहां पहले पहुंच जाएंगे हम। क्लियर है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 74। अगले क्वेश्चन की बात करूं, व्हाइट फॉस्फोरस इज अनस्टेबल। अगर आप बात करेंगे व्हाइट फॉस्फोरस अनस्टेबल होता है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह होती है कि जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है, ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस में एंगुलर स्ट्रेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंगुलर स्ट्रेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंगुलर स्ट्रेन। जब आप देखेंगे व्हाइट फॉस्फोरस को, ये व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है क्योंकि इसका जो एंगुलर स्ट्रेन होता है 60 डिग्री, वो इसे क्या बनाता है, अनस्टेबल बनाता है। तो व्हाइट फॉस्फोरस इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ द एंगुलर स्ट्रेन ऑफ 60 डिग्री। चलिए ये ऑल होगा यार, ये ऑल होगा, गलत ऑप्शन है। इट्स टेट्राहेड्रल नेचर, टेट्राहेड्रल नेचर नहीं, टेट्राहेड्रल नेचर की वजह से भी नहीं। किस वजह से, एंगुलर स्ट्रेन ऑफ 60 डिग्री की वजह से। क्लियर है, लिखा। अगला क्वेश्चन है अपना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अ ब्राउन रिंग इज फॉर्म्ड इन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। याद रखना पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए होता है, पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए होता है, NO3-1 के लिए। ठीक है सर, दिस इज ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये किस वजह से होता है, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता है, ये होता है FeH2O5NO, जिसमें आयरन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है, NO आयरन कितनी पे होता है, अरे यार कचरा हो रहा है, आयरन होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है। कोई पूछे, अब डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा, कोई पूछे आयरन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किस वजह से होती है, ये होती है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन की वजह से। किस वजह से होती है, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन की वजह से। आयरन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन की वजह से होती है। जो मेरा वन शॉट लेक्चर आएगा उसमें मैं चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन के बारे में डिस्कस करूंगा। यहां जो क्वेश्चन पूछा था
वो मैंने आपको बता दिया कि ब्राउन रिंग जो कॉम्प्लेक्स होता है वो ये होता है जिसमें आयरन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। किस वजह से पाया जाता है? चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन की वजह से पाया जाता है। एक क्वेश्चन में अनेक कॉन्सेप्ट में लेके आ रहा हूं, किसके लिए होता है? ये नाइट्रेट आयन के लिए होता है। ठीक है सर, ठीक है सर। चलो आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। लिखा, नोट डाउन करा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट, आप लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस, आप लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलता है? फॉर्म्स ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, आपको नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिलेगा। कौन सा ऑक्साइड मिलेगा? NO2 मिलेगा, और क्या निकल जाएगा? 2PbO निकल जाएगा। कौन सा ऑक्साइड मिलेगा? नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिलेगा, NO2। द ऑक्साइड फॉर्म्ड आर, कौन सा ऑक्साइड मिल रहा है आपको? NO2 मिल रहा है और PbO मिल रहा है, और साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी? ऑक्सीजन गैस भी निकल जाएगी, साथ में ऑक्सीजन गैस भी। ऑक्सीजन बैलेंस हुआ 3 2 6, 2 2 4 5 6, 2 2 4 5 6, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बैलेंस हो गया। 3 2 6 2 12, ठीक है, ठीक है, बैलेंस हो गया है, ठीक है। चलो कौन सी गैस निकल गई? ऑक्सीजन गैस भी निकल गई। तो अगर आप देखेंगे ऑन हीटिंग, चलो वैसे तो ये पूछा नहीं कि बैलेंसिंग करो, अगर आपसे कोई पूछे कि द ऑक्साइड फॉर्म्ड कौन कौन सा बना? NO2 बना और PbO बना। चलिए आइए, NO2 किस कलर की गैस होती है? ब्राउन कलर की गैस होती है। कैसी होती है? ब्राउन कलर की गैस होती है। ब्राउन कलर की कैसी होती है? गैस होती है। चलिए आइए जल्दी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, हम प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड में वी गेट NO गैस बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। हमारे पास होता है 4NO + 5O2। क्या मिलता है हमें? ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ HNO3 वी गॉट NO गैस 4NH3 + 5O2, हमें क्या मिलता है? 4NO मिलता है, 4NO मिलता है, और क्या मिल जाता है? 6H2O मिल जाता है। क्या बोल रहा है? इन द प्रिपरेशन ऑफ HNO3 वी गेट NO गैस बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में करते हैं? प्लेटिनम एंड रोडियम गॉज की प्रेजेंस में, ठीक है। चलो कर दिया अपन ने, ठीक है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, क्या पूछ रहा है? द मोल्स ऑफ NO रिक्वायर, कितने मोल NO, द मोल्स ऑफ NO प्रोड्यूस कितने मोल NO प्रोड्यूस होंगे अगर आपने 2 मोल अमोनिया ले ली? 2 मोल अमोनिया ले, अगर हम 4 मोल अमोनिया लेते हैं तो 4 मोल NO मिलते हैं। अगर मैंने 2 मोल अमोनिया ले ली, 4 से 4 मिल रहे हैं, तो 2 से कितने? अगर 2 मोल अमोनिया ली मैंने, 2 मोल अमोनिया ली तो मुझे कितने मिलेंगे? 2 मोल अमोनिया ली तो मुझे कितने मिलेंगे? NO, 2 मोल NO मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 मोल NO मिलेंगे। तो द मोल्स ऑफ NO प्रोड्यूस बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल ऑफ अमोनिया कितने होंगे? 2 मोल ऑफ द मोल्स ऑफ NO प्रोड्यूस कितने? 2 मोल्स। चलिए जल्दी आइए, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सारी वैरायटी कवर करी अपन ने, सारी वैरायटी जल्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, द ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल एटम, the oxidation state of central atom in the anion of compound NaH2PO2 will be। चलो देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट NaH2PO2 में कितनी होगी? NaH2PO2 में कितनी होगी? चलो फॉस्फोरस को X मान लिया, सोडियम अपना +1 होता है, हाइड्रोजन अपना +1 × 2, इसको X माना, सोडियम को +1 माना, +1 × 2 प्लस ऑक्सीजन हो गया -2 × 2 = 0, तो X कितना हो गया? 4 और इधर आ गया 2 -1 3, कितना आ गया? +1, कितना आ गया? +1। तो x कितना है अपना? +1 है। आंसर शुड बी सी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम पहचानना सीख जाओ, कौन था अपना? फॉस्फोरस था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस इन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फॉर द करेक्ट ऑर्डर मार्क करना है आपको ट्रू, एंड फॉर इनकरेक्ट ऑर्डर आपको मार्क करना है फॉल्स। चलिए बात करते हैं लुईस एसिडिटी का ऑर्डर क्या है। लुईस एसिडिटी का ऑर्डर क्या है बेटा? आपको पता है लुईस एसिड वो होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता और उनके पास एक खाली ऑर्बिटल होना चाहिए जिसमें वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। लेकिन SiF4, SiCl4, SiBr4, SiI4 को जब आप देखेंगे तो आपको तो ये पता चलेगा कि सर ये सारे के सारे का ऑक्टेट कंप्लीट है, सारों के सारों का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो दे डू नॉट बिहेव लाइक अ लुईस एसिड। तो इसके लिए स्टेटमेंट आया फॉल्स। मेल्टिंग पॉइंट, अब आपको पता है
कि ग्रुप 15 के हाइड्राइड के मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन देखने मिलता है। होना क्या चाहिए था, NH3 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सबसे ज्यादा इसमें देखने मिलता है। NH3 का सबसे ज्यादा, फिर SbH3, फिर NH3, फिर SbH3, ASH3, PH3, ये स्टेटमेंट ट्रू है। बॉइलिंग पॉइंट में कुछ कहानी अलग होती है, NH3, PH3, ASH3, SbH3 एंड BiH3 बॉइलिंग पॉइंट में ये ऑर्डर होता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ये उठ के यहां आ जाता है, बता चुका हूं मैं। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए था, PH3 फिर ASH3, ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत किया। अमोनिया का सबसे ज्यादा, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट आ गया। डाइपोल मूवमेंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन PH3, ये बिल्कुल सही है इसका डाइपोल मूवमेंट। तो आपका पहला फॉल्स ट्रू, आंसर होगा ए। आंसर क्या होगा, ए होगा, आंसर होगा ए। प्लीज नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। इस तरीके से ये जो 100 MCQ की सीरीज थी, जिसमें जितने भी पॉसिबल 80 MCQ थे, मैंने आपके सामने लाके रखे, क्योंकि ये चैप्टर में मैं सिर्फ 100 MCQ नहीं 300 प्लस MCQ जाएंगे, क्योंकि आज तो बात थी ग्रुप 15 की, इसके बाद 16 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा, उन सबके MCQ भी मैं आपके सामने लेते आता जाऊंगा। मैग्नेट ब्रेन आपके लिए, ये नहीं कि 100 MCQ की बात कर रहा है तो पूरे चैप्टर के, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैंने ग्रुप 15 को अलग कर दिया, जितने पॉसिबल MCQ NCERT बेस्ड बन सकते थे मैंने आपके सामने ला दिया, जितनी वैरायटी हो सकती थी मैंने सामने ला दी। इसके बाद क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा। यहां पे कहानी खत्म होती है अपनी पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 15 की, जिसमें मैंने उसके पॉसिबल MCQ जितने भी हो सकते थे मैंने कर दिए। मैंने अपनी तरफ से 100% दिया। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि आज की कहानी में जो जोश और जुनून था आपको कैसा लगा। अब जो बात है कि जो मैं डेली बेसिस पे बात करता हूं, हमेशा एक ही बात करता हूं कि क्लास KG से क्लास 12 तक की मैग्नेट ब्रेन फ्री क्लासेस और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। मैं डेली बेसिस पे वीडियो दे रहा हूं। हो सकता है कि हमें वीडियोस फाइंड करने में कई बार इशू आ जाता है, प्लेलिस्ट हमें नहीं मिल पाती है, तो आप एक दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन ये कर सकते हैं, आप गूगल पे जाके हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, www.magnetbrains.com पे एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको क्लास KG से क्लास 12 तक के अलग अलग सेक्शन दिखेंगे, जहां पे हर सब्जेक्ट की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। आप जाइए क्लास 12 पे जाइए, जैसे ही आप क्लास 12 पे जाएंगे या क्लास 11th पे जाएंगे, मैं क्लास 11 12 दोनों देख रहा हूं, आपको मैं पढ़ाता हुआ दिख जाऊंगा। ये आपको अलग अलग फोल्डर, यहाँ बाकी और टीचर आपको दिखेंगे जो अपने सब्जेक्ट के कैसे हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, आप उनसे भी क्वालिटी एजुकेशन अपने सब्जेक्ट के बारे में पता कर सकते हैं। आप जैसे ही क्लास 11th पे क्लिक करेंगे या क्लास 12th पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको मैं पढ़ाता हुआ दिख जाऊंगा, आपको अलग अलग चैप्टर्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से मैग्नेट ब्रेन में आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब आपको करना क्या है, जो लोग अगर टर्म 1 की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, और उन तक अगर अपने को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, आप वीडियो को उनसे शेयर करिए और इस क्वालिटी एजुकेशन का फ्री में फायदा उठाइए। आज की कहानी को बस इसी बातों के साथ मैं विराम देता हूं। आने वाली क्लास में मैं आपके सामने लेके आऊंगा पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 16, जिसमें हम ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली के बारे में बात करेंगे और उसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे और उसके MCQs देखेंगे। बहुत ही जल्द आपको ग्रुप 15 का 1 शॉट रिवीजन वीडियो भी मिल जाएगा और आपका ये दोनों कहानी टर्म 1 के लिए परफेक्ट हो जाएगी। तो आज की कहानी को यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच।